अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खुशामदीद कहते हैं आपके प्रोग्राम में विलिंग वेज के फोरम पर आपसे मुलाकात जुम्मतुल मुबारक की शाम को, और प्रोग्राम है यू आस्क्ड फॉर इट। आज के प्रोग्राम में थोड़ी सी तब्दीली, और तब्दीली ये है कि जिस तरह से बहुत सी चीज़ों में हुकूमत और अवाम चाहते हैं कि तब्दीली रूनुमा हो जाए, और उसके इंतज़ार में कुछ लोग जो हैं वो पत्थर के हो जाते हैं, तो हम नहीं चाहते हैं कि पत्थर का ज़माना आए। डॉक्टर सदाकत ने आज अपनी गूनागू मसरूफियात के बायस प्रोग्राम में गो की शिरकत नहीं की, मगर उनकी कमी तो पूरी नहीं हो सकेगी। हम अपना कुछ ना कुछ इनपुट प्रोग्राम में ज़रूर देते रहेंगे, और मैं प्रोग्राम में आगे बढ़ने से पहले तारुफ़ कराता चलूँ। हमें मैडम उज़्मा सदाकत ने ज्वाइन किया है, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, इंटरवेंशनिस्ट हैं। हम आपके शुक्रगुज़ार हैं कि आपने आज प्रोग्राम में शिरकत की। अमूमी तौर पर मैडम अपना प्रोग्राम जो है अलग से वेडनेसडे को करती हैं, दोपहर के वक्त लाइव प्रोग्राम होता है इट टेक्स अ फैमिली, और आज के प्रोग्राम में आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। और यहाँ पर हमारे साथ जो है, आज फिर मैं नाम भूलने वाला हूँ आपका, मगर मैं कोशिश करता हूँ, मिस शुमाइला बतूल हैं हमारे साथ, और असिस्टेंट डायरेक्टर हैं विलिंग वेज लाहौर में। और उधर हर दिल अजीज़ हमारे नदीम, तुम आ गए हो, नूर आ गया है, नहीं तो आंखों से लौ जा रही थी। नदीम नूर साहब तशरीफ़ रखते हैं हमारे साथ, सीनियर काउंसलर हैं। आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। मिस आमना नवाज़ हैं, और मिस आमना नवाज़ जो हैं वो कलोनियल कज़न हैं, यानी कि जितने भी हमारे दूर दूर तक अच्छे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं वो इनके साथ ऐसे ही फील करते हैं जैसे घर की बात हो, कज़न्स के दरमियान बात हो, मगर एक्सपर्ट ओपिनियन भी साथ देती हैं, अपने तजुर्बा जो है वो भी, और साथ में मूड मिजाज के ऊपर एक ख़ास महारत रखती हैं, उसको सही रखने में लोगों की मुआवनत करती हैं। और छोटे मियाँ तो छोटे मियाँ, बड़े मियाँ सुभान अल्लाह। हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं आमिर हाशिम। आमिर हाशिम भी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, और मैं आपकी खिदमत में हाजिर अस खुद डॉक्टर एजाज कुरैशी बुकलम खुद, यानी कि बाकलम खुद मौजूद हूँ। और यहाँ पे गायकी की सुरताल बिखेरने के लिए और अपनी कमाल आवाज़ का जादू जगाने के लिए नादान तो नहीं है बिल्कुल भी, बहुत अच्छी हैं नादिया शेख, और साथ में जो है असद अकबर हैं, मगर नाम इनका असद असगर है। तो आपको भी मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। ये हमारी आज की टीम है। मैडम आपसे आगाज़ करूँगा। बात यह है कि हमारा काम जो है, जैसे कि आप सभी वाकिफ़ हैं, रीहैब सेंटर है हमारा, रिहैबिलिटेशन लोगों को, खुदा न खास्ता, मगर हकीकत भी है ये कि जब नशे की बीमारी हो जाती है और साथ में उसके पसे पर्दा कहीं ना कहीं कोई ज़हनी अमराज भी होते हैं, मूड मिजाज के, या थॉट डिसऑर्डर, या कोई ऐसी ऑब्सेसिव कंपल्शन होती है, जो भी चीज़ होती है, तो लोग जो हैं वो रहनुमाई के लिए और इलाज मुआलजे के लिए देखते हैं इधर और उधर, मगर फिर जब उनको कोई सूरत नज़र नहीं आती, कोई जो है मसला सुलझता हुआ नज़र नहीं आता, तो फिर बहुत से सवालों के साथ वो हमारा जो है PR डायरेक्टर लाहौर में मोहसिन नवाज़ साहब, उनको फ़ोन करते हैं। इसी तरह कराची में हमारे जो सदाकत क्लिनिक भी है और विलिंग वेज भी है, मरी में जो हमारा सदाकत क्लिनिक है, और इस्लामाबाद में जो विलिंग वेज है, उसमें मुख्तलिफ़ क्वेरीज़ पाकिस्तान भर से और दुनिया भर से आती हैं, और सवालात जो हैं वो तरह तरह के होते हैं। आपको माशाल्लाह इस फील्ड में इलाज मुआलजे की काफ़ी अरसे हो गया, मोर देन 10 years, इफ़ आई एम हाउ मेनी 13 years माशाल्लाह हो गया। और ये 13 जो है वेस्ट में इसको लकी नंबर भी माना जाता है, कभी नहीं भी मानते हैं, मगर ये उनकी प्रॉब्लम है। मगर मुझे ये बताइएगा कि वो कौन सा मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है जो लोग पूछते हैं, कि जैसे मैं मोहसिन नवाज़ साहब से बात कर रहा था, तो वो कहते हैं कि कई दफ़ा जो फ़ोन कॉल्स आती हैं वो पूछते हैं कि आप इलाज करेंगे तो कैसे, क्या हमारे मरीज़ का खून तब्दील कर देंगे? आपकी नज़र में वो क्या सवालात हैं जो पूछे जाते हैं? और मैं फिर सभी से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आपका नाम ना भी लूँ या गलत भी लूँ, तब भी आपने इनपुट देनी है, तो प्लीज़ मैडम उज़्मा सदाकत। अच्छा, जब कोई फैमिली रब्ता करती है फर्स्ट डेस्क पे, चाहे मोहसिन नवाज़ साहब हैं या कोई काउंसलर अगर कॉल पिक करता है, तो मोस्टली जो सवाल मुझसे पूछा जाता है वो यही है कि क्या ये ठीक हो जाएगा?
और ठीक हो जाने से उनकी मुराद है कि जब ये इंडोर इलाज के अंदर आएगा और जब हम इसको डिस्चार्ज करवाएंगे आफ्टर 100 डेज, तो उसके बाद फिर ये बिल्कुल ठीक ठाक होगा, फिर इसको किसी भी तरह के नशे की क्रेविंग नहीं होगी और फिर ये आसानी से अपनी ज़िंदगी उतना ही प्रोडक्टिव वे में जाके शुरू कर सकेगा जैसा कि ये नशे करने से पहले करता रहा है। मेरा जवाब उन्हें या मेरे जैसे साथियों का जवाब उमूमी तौर पे यही होता है कि हाँ, ये ठीक हो जाएगा। फैमिली का ठीक होने का जो क्राइटेरिया है और किसी प्रोफेशनल के ठीक होने के क्राइटेरिया में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होता है। फैमिली ये सोच के बात कर रही होती है कि ठीक हो जाने से मुराद है कि काउंसलर कुछ उसके साथ ऐसा मैजिक करेंगे ड्यूरिंग दीज 100 डेज कि यहाँ से जाने के बाद वो सेल्फ सफिशिएंट होगा, अपने तौर पर अपनी लाइफ को आगे प्रोसीड कर सकता है। जब काउंसलर या कोई साइकोलॉजिस्ट या डॉक्टर बैठा ये बात करता है कि हाँ आपका पेशेंट ठीक हो जाएगा, तो उसके मद्देनज़र बात ये होती है कि अगर ये मुकम्मल इलाज करवाएंगे जिसमें इंडोर इलाज का हिस्सा है, जिसमें आउटडोर इलाज का हिस्सा है, जो कि मिनिमम 2 इयर्स का प्रोग्राम है, और अगर ये तमाम इस प्रोग्राम को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो इवेंचुअली ये अपना गोल अचीव कर लेंगे, यानी पेशेंट अपनी सेल्फ मैनेजमेंट करना इस बीमारी के हवाले से सीख लेगा। ये एक काफ़ी कॉमन सवाल है। जी, सवाल का जवाब समटाइम फैमिलीज ये भी पूछते हैं कि आपके पास कितना परसेंटेज आपके रिजल्ट्स होते हैं, आई मीन कितने फीसद आपके सक्सेस रेट क्या है, आपका सक्सेस रेट क्या है। तो उसमें फिर हम फैमिलीज़ को ये आंसर करते हैं कि वो एक सब्जेक्टिव सा आंसर इसमें होता है। जैसे मैम ने कहा कि फैमिलीज़ का रोल भी अपना है इस ट्रीटमेंट में। सो अगर फैमिली और पेशेंट ट्रीटमेंट को फॉलो करते रहें तो रिज़ल्ट्स सम टाइम 100% भी आ जाता है, क्योंकि फैमिली का मकसद ये होता है कि पेशेंट को कोई नया सा बना दिया जाए। ये इनसाइट फैमिली को देना बहुत ज़रूरी होती है कि एडिक्शन में जब कोई मरीज़ होता है तो उसकी लाइफ में एडिक्शन को या ड्रग्स को ख़त्म कर देना काफ़ी नहीं होता है। रिकवरी उसको कहते हैं कि कैसे वो अपनी ज़िंदगी को उस केमिकल या ड्रग्स के बग़ैर फंक्शनल करें। जब हम अक्सर ये बात करते हैं फैमिली को कि आपको ये बहुत सी चीज़ें सीखनी होंगी और अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करेंगे तो पेशेंट ठीक होगा, तो अक्सर फैमिली का ये भी कहना होता है कि नहीं आप इसको ही समझाएं ना, इसका ही दिल ना चाहे नशा करने को, ये ही कुछ ऐसा बदल जाए, दिल बदल जाए इसका, कि हमें इतनी मेहनत करने की ज़रूरत ही ना पड़े। सो अगर हम एडिक्शन के डिजीज़ कॉन्सेप्ट को समझें तो हमें पता चलेगा कि ये पेशेंट के अकेले के बस की बात ही नहीं है कि वो अकेला ही खुद ही अपने आप को इस एडिक्शन के प्रॉब्लम में से निकाले। तो फैमिली की सपोर्ट और हर मेंबर की सपोर्ट बड़ी वैल्यू करती है। कि अभी भी ये ख्याल काफ़ी राइज है कि एडिक्शन उतनी बीमारी नहीं है जैसे बाकी बीमारियां होती हैं। जैसे बाकी बीमारियों में इलाज पर फोकस किया जाता है, लेकिन एडिक्शन के इलाज में शुरू में ही फैमिली मेम्बर्स कुछ ऐसे सवाल पूछते हैं जो आमतौर पर इलाजों में नहीं किए जाते। जैसे अगर कोई पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में किसी कार्डिक इवेंट के साथ, हार्ट अटैक के साथ या किसी हेमरेज के साथ जाता है तो वहाँ पर तो सक्सेस रेट और ठीक हो जाएगा इस तरह के सवाल नहीं पूछे जाते, क्योंकि वहाँ पर इलाज पर फोकस किया जाता है बीमारी को बीमारी समझ के। नशे की बीमारी को इतना बीमारी भी नहीं समझा जाता, इसे किरदार की कुछ ना कुछ थोड़ा सा बीमार रवैया और ज़्यादातर किरदार की ख़राबी, और ये कि ये अपनी मर्ज़ी से करता है और जब चाहे ठीक हो सकता है, प्लस पेशेंट के बिहेवियर की वजह से भी इस ख़याल को काफ़ी मजबूत होने का मौका मिलता है, क्योंकि वो कहता भी रहता है और दिखाता भी रहता है कि मैं जब चाहूँ जो चाहूँ कर सकता हूँ। तो ये भी कुछ उम्मीदें लग जाती हैं इलाज के हवाले से कि अगर ये चाहेगा तो मामला ठीक रहेगा। जैसे शुरू में कांटेक्ट करते हुए मरीज़ों के फैमिली मेम्बर्स ये भी पूछते हैं कि अगर मरीज़ राज़ी ना हो तो इलाज कैसे किया जा सकता है। हालांकि मरीज़ की रज़ामंदी इलाज के बाद के किसी मामले में, बाद में आने वाले किसी मामले में तो कुछ रोल प्ले कर सकती है, लेकिन शुरू में जब कोई एक्यूट प्रॉब्लम है या इमरजेंसी है या कोई हादसा हुआ है और इलाज के अलावा कोई और चारा नहीं है, तो उस वक्त उसकी रज़ामंदी का सवाल उठाना दरअसल काफ़ी कबल अज़ वक्त है। तो ऐसे और भी बहुत से सवाल होते हैं। तो ये है कि किसी को मतलब फैमिली वगैरह एग्री है उसको ट्रीटमेंट में लाने के लिए। कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको खुद ब खुद वो एग्री होते हैं ट्रीटमेंट में आने के लिए। वो जब आते हैं तो अक्सर जब इधर मोहसिन साहब के पास मैं भी इंक्वायरीज डील कर रहा होता हूँ तो उसमें ये होता है
कि जब वो पेशेंट आते हैं तो वो बताते हैं कि जी मैं खुद विलिंग हूँ। तो जब हम उनको सेपरेट मतलब करके इंक्वायरी करते हैं और मोहसिन साहब अलहदा कर रहे होते हैं तो वो फैमिली कहती है कि जी ये तो बंदा खुद विलिंग है, तो आप देखें ये बहुत जल्दी रिकवर हो जाएगा। तो फिर मोहसिन साहब या हमने से जो सीनियर हमारे काउंसलर्स के साथ जिनके साथ मैं बैठता हूँ तो आप लोगों को वो उसमें ये जवाब मिलता है कि जो अपनी मर्ज़ी से आ रहा है वो अपनी मर्ज़ी से जाने की ज़िद भी करेगा। अच्छा, यहाँ ये बात काबिले गौर है कि फैमिलीज का ख्याल ये होता है कि पेशेंट की मर्जी अगर बन गई है तो अब ये इलाज के मराकल को बड़ी खुश उसलूबी से तय कर लेगा और ज़िंदगी में आगे बढ़ जाएगा, जबकि पेशेंट का ख्याल ये होता है कि मैं इलाज में जाऊंगा, ओवरऑलिंग करवाऊंगा अपनी, और फिर वापस आके मैं नशे दोबारा करना शुरू करूंगा। क्योंकि जब कोई एक्टिव एडिक्शन में होता है तो एक मुकाम ऐसा आता है जहाँ पे नशे का मज़ा मिलना उसको बंद हो जाता है और नशे से मुतल्लिका तकलीफ जो है मरीज़ को उसका सामना ज़्यादा करना पड़ता है। सो इन तकलीफ़ों को मैनेज करने के लिए वो ये सोचता है कि अगर मैं थोड़ी देर के लिए इलाज में चला जाऊं, कोई 10-15 दिन 20 दिन में रुक जाऊं कहीं पे और इस दौरान मैं नशा ना करूं, तो मेरा जिस्म जो है वो दोबारा इस काबिल हो जाएगा कि मैं जब आकर नशा करूंगा तो मुझे मज़ा बड़ा ज़्यादा आएगा, फैमिली भी खुश हो जाएगी और मैं भी आके दोबारा से मज़े करने लगूंगा, और फैमिली ये ख्याल करेगी कि डॉक्टर ने कुछ ऐसा नहीं किया जिससे ये मसला हल हो जाता और मैं बड़ी आसानी से दोबारा से नशों की दलदल में जो है वो चलना शुरू कर। ये बहुत मुश्किल सा फैक्ट है जो फैमिली और पेशेंट को तो बहुत अरसा लगता है समझने में कि उनके साथ कोई बीमारी है। बीमारी का कॉन्सेप्ट जो है वो समटाइम फैमिलीज एक्सेप्ट करने के लिए तैयार भी नहीं होती, क्योंकि ये एक ग्रीफ की स्टेट लेकर आता है। और समटाइम जब हम फैमिलीज़ को ये बताते हैं कि ये जब हमारे पास मरीज़ आ जाता है और उनकी फैमिलीज़ पर काम होता है तो हमें काफ़ी ज़्यादा ग्रीफ को भी रिकवर करना पड़ता है, क्योंकि ये मर्ज़ी का ही काम समझा जाता है। क्योंकि जैसे नदीम साहब ने कहा कि मरीज़ ऐसे बहुत सारी चालाकियाँ कर चुका होता है कि कभी छोड़ दिया, अच्छा रमज़ान में मैंने पूरा नहीं ड्रग्स ली हैं तो मैं छोड़ सकता हूँ। तो इसी कश्मकश में फैमिली को ये एक मिस्टेकन बिलीव हो जाता है कि नहीं ये कोई इनकी मर्ज़ी है और ये जब चाहे छोड़ सकते हैं। फैमिली भी इस मामले में ये कह रही होती है कि जी वैसे बहुत इसको पता है कि इसका कहाँ पर नुकसान है, तो ये अक्सर औकात इसने छोड़ी थी, रमज़ान में इसने छोड़ दी थी, फिर इसने 6 माह नहीं पी थी, बिल्कुल इसने कोई ड्रग के करीब भी नहीं गया था और अभी दोबारा इसको प्रॉब्लम हुआ, लेकिन ये कर सकता है कंट्रोल अपने ऊपर। इस बीमारी और इस बात से हमें इस बात को समझने का मौका भी मिलेगा कि इस बीमारी में बीमार तो कोई एक शख्स होता है, लेकिन उसके इर्द गिर्द के लोगों की जज्बाती और इमोशनल कैफियत भी बर्बाद हो जाती है। वो बीमार से उम्मीदें लगा लेते हैं, वो उससे कुछ ऐसी तवक्कुआत वाबस्ता करते रहते हैं और टूटते रहते हैं जो कि शायद आम सेहतमंद इंसानों के बस में भी ना हो। वो जब उसकी तारीफ़ें करने लगते हैं तो लगने लगता है जैसे वो कोई पिछले वक्तों का मुसलमान था, और जब उसके गिले शिकवे करने लगते हैं तो कभी इतनी सख्ती पर भी उतर आते हैं कि अजनबियों और गैरों के सामने भी उसकी इज़्ज़त और बुनियादी सी जो रिस्पेक्ट और रिगार्ड है उसका ख्याल नहीं रखते। ये दरअसल फैमिली मेम्बर्स में पाए जाने वाली एक ख़ास कैफियत है जिसे लव एज़ अ डिज़ीज़ या मोहब्बत की बीमारी भी कहते हैं। तो ये तो ऐसी बीमारी है जिसको फैमिली डिसऑर्डर कहा ही इसलिए जाता है कि इसमें एक शख्स तो अपने एक जिस्मानी निज़ाम की ख़राबी की वजह से नशे को हैंडल नहीं कर पाता, पर दिमाग उसका नशा मांगता रहता है और इसी कश्मकश में उसकी जज्बाती और ज़िंदगी के दूसरे मामलात की जो सेहत है वो बर्बाद हो जाती है। पर उसके जो इर्द गिर्द के लोग होते हैं, उसके बाल बच्चे, उसके माँ बाप, उसके बहन भाई, वो भी पहले जैसे नहीं रहते। वो भी उसके साथ रह के कुछ ऐसी बातें समझने करने लगते हैं जिससे बीमारी को कई दफ़ा तकवीयत मिल रही होती है, जैसे मरीज़ से ही तवक्कुआत वाबस्ता कर लेना। अगर हम दिल के मरीज़ से उसकी कामयाबी के लिए तवक्कुआत वाबस्ता नहीं करते बल्कि उसके इलाज से तवक्को रखते हैं कि कामयाबी की तरफ लेके जाएगा, तो उसी वज़न पर क्या हम नशे के मरीज़ से कामयाबी की तवक्कुआत और उसकी सकत से ज़्यादा उस पर बोझ डाल सकते हैं? मैं मुझे एक सवाल कि फैमिलीज़ के लिए काफ़ी ये मुश्किल है, क्योंकि एक्टिव एडिक्शन में जब कोई मरीज़ नशे कर रहा होता है तो वो बातचीत में इतनी महारत उसको आ जाती है कि वो अपने कानों में से कबूतर निकालने लगता है, वो अपने कोट के अंदर से रुमाल निकालने लगता है, और बारहा ऐसे प्रॉमिसेस हैं जो वो फैमिलीज़ के साथ करता है और टाइम एंड अगेन ब्रेक करता है।
लेकिन समहाउ फैमिली फिर भी उस पर यकीन करने लगती है कि अब की बार ये कुछ करके दिखाएगा। और अभी प्रोग्राम शुरू होने से पहले ही हम बात कर रहे थे कि हर ड्रग एडिक्ट की फैमिली को लगता है कि ये एक दिन कुछ करेगा ज़रूर। अब वो दिन कब आएगा ये तयशुदा चीज़ नहीं है, लेकिन समहाउ हर दफ़ा जब वो उन्हें उनकी उम्मीदों पे पानी फेरता है तो फिर उनके अंदर कोई उम्मीद जगती है जो कहती है नहीं एक दिन कुछ करेगा वैसे ज़रूर। और वो दिन बाज़-औक़ात फैमिलीज़ की लाइफ में नहीं आता और पेशेंट जल्दी इस दुनिया लेकिन से इससे पहले जो दिन गुजर रहे होते हैं, इससे घर वालों में डायबिटीज़, हार्ट डिजीज़, नींद की खराबी, मैदे की खराबी, घर के सुकून का सत्यानाश, वो दिन तो रोज़ाना ही चंद चढ़ रहे होते हैं और ख़राबियाँ हो रही होती हैं। तो ये कई दफ़ा वो अपने आप को इस तरह की तसल्लियाँ दे के भी अपने मुश्किल वक्त को गुजारते हैं, बजाय इसके कि नशे की बीमारी पर कुछ जानने की कोशिश करें या समझने की कोशिश करें। और एक और भी सिचुएशन है जिससे कुछ इलाजों में भी कई दफ़ा ख़राबियाँ पैदा हो जाती हैं कि इलाज से पहले अगर वो कुछ समझ सकते हैं, जान सकते हैं, तो उस पर फोकस करने की बजाय कई दफ़ा बहुत ज़्यादा इलाज को फौरी तौर पर स्टार्ट कर देने की भी एक दबाव होता है जिसका सामना क्लिनिक वालों को या डॉक्टर हजरात को करना पड़ता है। जैसे हमारे सदाकत क्लिनिक में भी हमें बारहा और गाहे बगाहे इस बात का सामना रहता है कि फैमिली मेम्बर्स का दिल चाहता है कि अभी वो बात करें और बस अगले लम्हे जो है वो इलाज शुरू हो जाए। और इसकी गालिबन एक वजह ये भी है कि वो इलाज तक आते आते इतना इंतज़ार, इतनी उम्मीदें जो टूट जाती हैं और इतनी तवक्कुआत जो मरीज़ से नहीं लगानी चाहिए ना लगाई जा सकती हैं, उसके नतीजे में इतनी ताख़ीर कर देते हैं कि फिर उन्हें लगता है कि मज़ीद इंतज़ार की तो अब कोई मुझे लगता है कि ये जो फैमिली अचानक इलाज का फैसला करती है ये भी कोई इलाज के लिए नहीं करती, ये उसको पनिश करने के लिए करती है, क्राइसिस को मैनेज करने के लिए। अब ये इलाज में जाएगा तो इसको लग पता जाएगा और फिर फैमिली का ख्याल होता है कि इसको इलाज में भेज के हम इसके साथ नेगोशिएशंस करेंगे कि अब ये बाहर आएगा तो फिर ये क्या करेगा, या फिर डॉक्टर कोई मैजिक करेंगे जिससे बाहर आके तो हालात बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। जबकि जब भी कोई चीज़ हम क्राइसिस में करते हैं तो उससे क्राइसिस तो फौरी तौर पे मैनेज हो जाता है, बट जब तक एक्चुअल प्लानिंग, कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग हम उसके बारे में नहीं करेंगे तो वो मसला फिर हल नहीं होगा। ख्वातीन हज़रात, यहाँ पे हम एक छोटी सी ब्रेक लेंगे और जब ब्रेक से पलट के आएंगे तो ये बात पूछेंगे अपने एक्सपर्ट से कि अगर नशे की ये जो इल्लत है, ये किरदार की कोई ख़राबी नहीं है तो आखिर ये क्या है। और इसके अलावा एक और भी बड़ा मुख्तलिफ सा सवाल मैं पूछना चाहूँगा इन तमाम ज़हीन लोगों से, और वो ये है कि अंडा पहले आया था या मुर्गी। ये जानने के लिए हमारे साथ रहिए ब्रेक के फ़ौरन बाद। बड़ी तादाद जो पेशेंट्स की आती है इंडोर और आउटडोर, उनको ऐसे थॉट्स आ जाते हैं जैसे सेल्फ हार्म, डिलिबरेट सेल्फ हार्म, अपने आप को ईज़ा देना, और फिर हत्ता कि चलते चलते कुछ वो धमकियां देते हैं और कभी कभी वो खुदा न खास्ता ऐसी सुसाइडल आइडिएशन भी रखते हैं। हम इस प्रोग्राम को एक प्रीएम्बल के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं और जो नेक्स्ट प्रोग्राम हम करेंगे नेक्स्ट फ्राइडे को, वो इसको हम सही मानों में थ्रैश करेंगे और इसके तमाम जो पहलू हैं उनको और सॉल्यूशंस भी देंगे। जब कोई अपने मरने की बातें करता है तो इस बात को फिर संजीदगी से लेना चाहिए। अगरचे इस बात का शुबा कभी कभी लोगों को होता है कि ये महज तवज्जो हासिल करने के लिए या डराने के लिए ऐसा करता है, ये जहन में रखें कि ये एक नफ्सियाती बीमारी नहीं है, ये एक असाबी बीमारी है जिसे साइकेट्रिक इलनेस कहेंगे या सादा ज़बान में ब्रेन डिसऑर्डर कहेंगे। और इसका इब्तदाई इलाज कुछ ना कुछ इफ़ेक्टिव मेजर्स पे मबनी होगा, यानी अद्वियात, शफ़क़त के साथ बातचीत करना, अपने साथ का एहसास दिलाना और खुल के सवाल करना। ये कोई ऐसा मसला नहीं है जिसे आप अपने घर में रखते हुए हल कर सकें। इसके लिए आपको फौरी तौर पर माहिरीन यानी साइकेट्रिस्ट से रब्ता करने की ज़रूरत होती है। जब भी कोई ड्रग्स इस्तेमाल करता है तो वो अपने आप को ख़तरे में डालता है, हत्ता कि इस गोरख धंधे में इंसान को फिर अपनी जान ख़त्म करने के ख़यालात आने लगते हैं। सिंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्किल जो हमें सीखने की ज़रूरत है वो बातचीत की स्किल है। ख़ुदकुशी, स्किज़ोफ्रेनिया या बाइपोलर डिसऑर्डर,
ये जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं, और हम अगर अपने लाइफस्टाइल में सही तब्दीलियां ले आए बर वक्त, ये भांपते हुए कि हमारे अंदर जीन्स मौजूद हैं डायबिटीज़ की या शिज़ोफ्रेनिया की या बाइपोलर डिसऑर्डर की, तो फिर हम इन जीन्स को बीट कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन। अच्छे साथी, अच्छे दोस्त, अच्छे मुआविन, अच्छे मेंटोर, ये समझ लीजिए कि दुनिया में बहुत बड़ा असासा होते हैं। आज मुझे एहसास हो रहा है डॉक्टर सदाकत हमारे साथ प्रोग्राम में नहीं है, तो इस जितने भी मेरे कोलीग्स हैं इनके पास जो बंदूकें, तमाचे और तोपें वगैरह सब हैं, उनके रुख मुझ गरीब आदमी के ऊपर इन्होंने किए हुए हैं। तो मगर आप तो हमारे साथ हैं। मैडम, मैं एक दफ़ा फिर से सवाल की तरफ वापस लेके आऊँगा। मैंने दो बातें पूछी थी। एक तो ये है कि आपने जैसे फरमाया अपने प्रीएम्बल में, आगाज़ गुफ्तगू में, कि अगर ये नशा इल्लत जो है इसकी, ये किरदार की कोई ख़राबी नहीं है, तो फिर ये क्या है, ये बीमारी की शक्ल कैसे इख्तियार करती है? एक सवाल ये है आप सबसे। और दूसरा सवाल मेरा ये है, जो मैंने मुर्गी और अंडे की बात की थी, वो कि हुकूमती सतह पे एक नई स्कीम परवान चढ़ाने के लिए नहीं की थी, बल्कि वो इसलिए की थी कि क्या इस बीमारी में न्यूरोट्रांसमीटर्स, ये जो दिमाग की रतूबतें होती हैं, थॉट प्रोसेसेस होते हैं, या जो मूड मिजाज के मसाइल होते हैं, ये पहले आते हैं तो फिर बीमारी शुरू होती है, या पहले नशा जो है वो शराब या चर्स या हेरोइन या जो भी कोई नशा ड्रग ऑफ चॉइस है वो पहले आती है और फिर बेड़ा गर्क दिमाग की सोचों का होता है? ये दो सवाल आते हैं। अच्छा, पहला जो आपका सवाल है उसमें तो WHO ने 1959 में ये अनाउंस कर दिया कि ड्रग एडिक्शन जो है ये एक फ़िज़िकल इलनेस है, ये कोई इल्लत नहीं है, ये कोई किरदार की ख़राबी नहीं है, बल्कि ये दिल के अमराज की तरह, डायबिटीज़ की तरह, ये एज़मा की तरह एक प्योरली जिस्मानी मर्ज़ है। ये साइकोलॉजिकल भी नहीं है। साइकोलॉजिकली भी बाद में इफेक्ट्स इसके सामने नज़र आते हैं, लेकिन सबसे पहले किसी भी शख्स के अंदर जिसके अंदर नशे का मर्ज़ मौजूद है, उसके अंदर प्री डिस्पोजिशन होना ज़रूरी है, जीन्स में उस मर्ज़ का ज़्यादा एक्टिव होना ज़रूरी है, और फिर वो शख्स जब नशा करने का तजर्बा करता है तो बिलाहर ये बीमारी जल्दी या थोड़ी देर में सरफेस के ऊपर आ जाती है। दूसरा सवाल कि क्या नशे की बीमारी सामने पहले आती है या फिर न्यूरोट्रांसमीटर्स के अंदर पीछे कोई बिगाड़ होता है जो कि नशे की तरफ राग़ब करता है? तो ये वाइस वर्सा दोनों तरह से ये हो सकता है। बाज़-औक़ात नशे की बीमारी पहले होती है और जब कोई ड्रग यूज़ करता है तो चूँकि डोपामीन काफ़ी ज़्यादा ओवर एक्टिव होता है, बहुत ज़्यादा बम्बार्टमेंट डोपामीन की ब्रेन में होती है, सो आगे चल के कुछ ना कुछ बिहेवियरल इश्यूज़ जो हैं वो सामने नज़र आएंगे, रवैयों में बिगाड़ सामने नज़र आएगा, गुस्सा ज़्यादा आना शुरू होगा, लड़ाई झगड़े ज़्यादा होना शुरू होंगे। सेकेंडली, बाज़-औक़ात ये भी होता है कि कुछ लोगों के अंदर कोई ना कोई साइकेट्रिक इलनेस पहले आती है, जैसे मूड डिसऑर्डर्स बहुत ज़्यादा कॉमन है, और उन मूड डिसऑर्डर्स को मैनेज करने के लिए जिसमें सेरोटोनिन की कमी वाक़या होती है, डोपामीन की बहुत ज़्यादा जो है वो ओवरफ्लो ब्रेन में चल रहा होता है, और इन दोनों में जब कोई बैलेंस नहीं रहता तो बैलेंस को क्रिएट करने के लिए बाज़-औक़ात नौजवान जो है वो चर्स का तजर्बा करते हैं, क्योंकि मूड डिसऑर्डर्स के अंदर रेसिंग थॉट्स बहुत ज़्यादा होती हैं, मूड इरिटेबल बहुत ज़्यादा रहता है, बिला वजह गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है या बिला वजह डाउन फीलिंग्स बहुत ज़्यादा होती हैं। सो बाज़-औक़ात अपने मूड को एलिवेट करने के लिए लोग शराब का सहारा लेते हैं, या अगर एलिशन चल रही है उसकी मूड डिसऑर्डर की तो ज़्यादातर नौजवान जो है वो चर्स को एक्सपीरियंस करते हैं ताकि रेसिंग थॉट्स को कम किया जा सके। नाउ द कैच इज कि अगर तो कोई शख्स मूड डिसऑर्डर के साथ है और उसके बॉडी के अंदर एडिक्शन की प्री डिस्पोजिशन नहीं है, तो फिर चर्स उसको समहाउ कोई मेडिकल फ़ायदा देगी और उसकी थॉट्स को स्लो डाउन करेगी। बट अगर उसके जिस्म के अंदर ड्रग एडिक्शन की प्री डिस्पोजिशन भी मौजूद है, जीन्स भी मौजूद हैं, तो फिर ये चर्स का इस्तेमाल जो है ये अब डबल जेपर्डी क्रिएट करेगा। अब उस शख्स को दो बड़ी बीमारियों का सामना होगा जो कि क्रोनिक है नेचर वाइज, प्रोग्रेसिव हैं, और दोनों की दोनों पोटेंशियली फेटल भी हैं। मैं सामना नवाज, ये जो मैडम ने अभी बात की है, मैडम उज़मा ने जो बात की है, उसको आगे लेके चलूँगा, क्योंकि आप जो है मूड मिजाज के ऊपर एक प्रोग्राम नदीम नूर साहब के साथ मिलके करते हैं, हर वेडनेसडे को आप शाम में करते हैं आप। तो ये फरमाइएगा कि मैडम की बात ही को आगे लेते हुए, इसका मतलब है कि कुछ जो है जैसे शराब है तो वो अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, टेंशन है, कुछ लोग बहुत ज़्यादा काम करते हैं तो दे टेंड टू हैव अ फ्यू ड्रिंक्स
सोशल ड्रिंकिंग कर लेते हैं। इसी तरह चर्च जो है उसको कुछ लोग कहते हैं, मिनिमाइज़ करते हैं, कहते हैं जी सूफ़ी नशा है जी। कुछ लोग जो हैं वो ये जो भंग है वो पी के कहते हैं कि इससे जो है बड़ा कोई लॉ लग जाती है, कुछ ऐसा हो जाता है। मुझे ये बताइएगा कि मूड मिजाज पे अगर इनके असरात मौसर या अच्छे होते हैं तो फिर ये लोग एडिक्शन और इन चीज़ों का शिकार क्यों हो जाते हैं? मूड डिसऑर्डर्स और बाइपोलर डिसऑर्डर्स में तो ये बहुत ही कॉमन है कि पेशेंट्स चाहे एडिक्शन की तरफ ना जाएं लेकिन कहीं ना कहीं उनकी हिस्ट्री में ड्रग अब्यूज़ या ड्रग्स के थ्रू अपने मूड को बेहतर करना, क्योंकि जब अक्सर बाइपोलर डिसऑर्डर में पेशेंट डिप्रेस्ड फील करते हैं तो वो हमेशा सेल्फ मेडिकेशन के तौर पर ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं कि इससे मैं थोड़ा अपलिफ्ट मेरा मूड हो जाएगा। और जब बहुत ज़्यादा बेचैन और जब नींद नहीं आती, यानी जब मेनिया में चले जाते हैं कि जिसमें वो बहुत ज़्यादा फ़न एंड मोर फ़न की तरफ उनका रुझान होता है, तो बाज़ वक़्त अपने आप को रिलैक्स करने के लिए ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं। तो ये एक बड़ा लीथल कम्बिनेशन है कि अगर किसी के साथ बाइपोलर डिसऑर्डर के भी इश्यूज़ हैं और साथ में फिर वो ड्रग को अब्यूज़ भी करते हैं, क्योंकि ड्रग्स बाइपोलर डिसऑर्डर को ट्रिगर भी करती हैं और अगर किसी को बाइपोलर डिसऑर्डर है तो ड्रग्स मज़ीद बाइपोलर डिसऑर्डर के मामलात को ख़राब भी करती हैं। सो ये तो लीथल है, ये बिल्कुल भी कंपैटिबल नहीं है दोनों चीज़ें। और चांसेस यही होते हैं कि अगर एक ड्रग एडिक्ट है, आई मीन ड्रग उसकी लाइफ में पहले आई है, तो 60 to 70% चांसेस हैं कि मूड डिसऑर्डर उनको होगा ही, बिकॉज ब्रेन में केमिकल दोनों में सेम मैनिपुलेट होते हैं। मूड डिसऑर्डर में भी डोपामिन और सेरोटोनिन की जैसे मैम ने बात की थी, एंड ड्रग एडिक्शन में भी यही केमिकल मैनिपुलेट होते हैं। गालिबन इसीलिए एडिक्शन भी आपका जो जवाब आएगा वो प्लीज़ आप ज़रूर इस पर अपनी राय का इज़हार। और एक सवाल इसके फ़ौरन बाद आपसे मैं ये कि मैडम ने जो बातें कही उनके तनाजुर में, और आप माशाल्लाह गुज़श्ता 15 साल से ज़्यादा से सदाकत क्लिनिक में मरी में भी बतौर डायरेक्टर भी काम करते रहे हैं, विलिंग वेज में भी काम कर रहे हैं, सीनियर काउंसलर। तो एक सवाल ये भी आप रख लीजिए अपने पास, इसका भी जवाब दीजिएगा कि मैडम ने फरमाया कि WHO ने इसको एक फ़िज़िकल डिज़ीज़ जो है करार दिया है, तो क्या वजह है कि कुछ लोग नशा इस्तेमाल करते हैं, दे आर यूज़र्स, दे आर नॉट एब्यूज़र्स, दे आर नॉट टेकिंग टू मच, और उनकी ज़िंदगी में डिसफंक्शनैलिटी यानी ताल्लुकात में या कामकाज में या बतौर स्टूडेंट या बतौर जो भी वो काम करते हैं वो ख़राबी नहीं होती, बल्कि वो थोड़ा थोड़ा यूज़ करते हैं। तो क्या फ़िज़िकल एरर है जिसकी वजह से उनकी इस्तेमाल नशे का बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और उनको बजाय फ़ायदा होने के उनकी पूरी ज़िंदगी उथल पुथल हो जाती है? इत्तेफाक की बात है कि मैं इसी बात की तरफ आ रहा था कि ये दरअसल मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। मेटाबॉलिज्म हमारे जिस्म में होने वाली केमिकल प्रोसेसेस के सम टोटल को कहते हैं, और हम इंसानों में कई मेटाबॉलिक बीमारियां पाई जाती हैं जिसमें फिर आप मोरद इल्ज़ाम उस सब्सटेंस को नहीं ठहराते जो बदनाम ज़माना होता है, जैसे डायबिटीज़ में जिसका पुराना नाम शुगर भी है, इस तरफ इशारा है कि मुर्द इल्ज़ाम चीनी या मीठी चीज़ों को समझा जाता था, लेकिन फिर बाद में पता लगा कि ये तो एक जिस्मानी निज़ाम की ख़राबी है जो पहले ठीक था, फिर ज़िंदगी में किसी वक्त आके इरिवर्सिबली ख़राब हो गया, अब उसे ठीक नहीं किया जा सकता, लेकिन एक नए लाइफस्टाइल में जाके इतना अच्छा मैनेज किया जा सकता है कि वो बर्बाद ना कर दे। ड्रग एडिक्शन भी ऐसे है, वो भी है ना, इश्क हमें बर्बाद ना कर, जैसे वो है। मेरा चूंकि इतना तजुर्बा नहीं, मैं इसमें आपसे ही कुछ ना कुछ गाइडेंस जरूर सीख करूँगा, फैज़याब होऊंगा। फैज़ का आज आपको एक गाना भी सुनाएंगे। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि मेटाबॉलिक सिंड्रोम या मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स जिन बीमारियों को कहा जाता है, नशा भी उन्हीं बीमारियों की कैटेगरी में आता है जिसमें किसी जिस्मानी निज़ाम की ख़राबी की वजह से वही चीज़ जो पहले फ़ायदा पहुंचाती है, जैसे जो लोग नशे के मरीज़ बनते हैं वो डे 1 से नशे के मरीज़ नहीं बनते। पहले नशा उनकी कैफियत को, उनकी ख्वाहिश के मुताबिक उनके मज़े को और उनकी ज़िंदगी को कुछ सहल बना देता है, लेकिन फिर कब किस वक्त वो ड्रग यूज़ यानी नशे के इस्तेमाल को क्रॉस करते हुए नशे की बीमारी में एंटर हो जाते हैं, ये उन्हें भी पता नहीं लगता। ना सिर्फ उन्हें पता नहीं लगता बल्कि नशे की बीमारी उनकी मत भी मार देती है। फिर दुनिया तो उन्हें ये कह रही होती है कि आपके हालात बड़े ख़राब हैं, आपकी तालीम बर्बाद हो गई, आपका रिश्ता ख़राब हो गया, आपका ये हो गया, आपका वो हो गया, लेकिन वो भी अपनी
एक जिस्मानी निज़ाम की ख़राबी को नहीं देख पाते। वो और उनके इर्द गिर्द के लोग समझते हैं कि ये तो किसी ब्रेकअप की वजह से हुआ है, ये तो डिप्रेशन की वजह से हुआ है, ये तो वालिद की सख्ती की वजह से हुआ है, ये तो वालिद की नरमी की वजह से हुआ है। अगर बचपन में इतना मारा ना होता या बचपन में इतना लाड ना किया होता, सो मच सो कि ये भी समझा जाता है कि इसके दोस्त बुरे हैं। हालांकि वो अपनी नशे की बीमारी की वजह से अच्छे लोगों की कंपनी से दूर और तकलीफ़ और नुकसान के फ़ैसले करने वाले लोगों के करीब होता चला जाता है। उसके सिर्फ दोस्त बुरे नहीं होते, उसकी अपनी चॉइसेस भी ऐसी होती हैं कि फिर वो ऐसे लोगों के साथ ही शब रोज़ गुजार सकता है। अब उसके शब रोज़ का भी क्या कहिए कि उसका तो दिन ही चढ़ता है दोपहर 3-4 बजे के बाद, दिन में वो सोता है, चंद छुड़ा देता है, वो जागदा ही दिन है ना, यानी 3-4 बजे के करीब तो वो बोदिशो दिवा के तो तैयार होके तो वो दुनिया में उसका ज़हूर होता है। और फिर रात गए तक बिला वजह सड़कों के नाप लेते रहना, गाड़ी में घूमते रहना, नशा करना, नशे की संगत में रहना, ऐसा टाइम टेबल बना लेना कि घर वालों से सामना ही ना हो, ताकि घर वालों के तुंदो तेज सवालों का जवाब ही ना देना पड़े। जब सारी दुनिया जाग रही हो तो सो जाएं, और जब सारी दुनिया सो रही हो तो जाग जाएं। और ऐसा करते करते फिर वो एक जिस्मानी बीमारी का मामला ज़िंदगी की बर्बादी में भी आगे चल पड़ता है। गो के है तो टू बिगिन विद ये एक जिस्मानी मेटाबॉलिक बीमारी, लेकिन इसके असरात ऐसे हैं कि नफ्सियाती, मौशरती और रूहानी बर्बादी भी मरीज़ का मुकद्दर बनती है, और इसके बुरे असरात उसके घर वालों पर भी आते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और भी समझने की ज़रूरत है कि ये भी खाम ख्याली है कि शुरू में नशे के मज़े जब आ रहे होते हैं तो डैमेज कोई नहीं हो रहा होता, और अगर कोई यूज़र है और वो इस्तेमाल कर रहा है, शाम को घर जाके 2 ड्रिंक्स लेता है या 1 जॉइंट लेता है शाम को चर्च का, तो इसका मतलब है कि उसकी ज़िंदगी में अगर कोई बाज़ाहिर डैमेज नज़र नहीं आता, कामकाज में कोई ख़राबी नज़र नहीं आती, हेल्थ में कोई ख़राबी नज़र नहीं आती, तो ये फिर ठीक ही है। अब साइंस ये रिसर्च के साथ साबित करती है कि नशे की कोई एक डोज भी ज़िंदगी में अगर कोई लेता है तो उसका भी ब्रेन पे काफ़ी ज़्यादा बैड इफ़ेक्ट होता है। यानी सिंगल डोज भी लाइफ के अंदर आपके लिए लेना जो है ये हार्म फ्री नहीं है या हार्मलेस नहीं है। देयर इज़ हार्म जो कि ब्रेन के अंदर हो रहा होता है, चूंकि वो नज़र नहीं आ रहा होता तो हम समझ रहे होते हैं कि मैं इंजॉय कर रहा हूँ, ड्रग्स भी और साथ में लाइफ भी मेरी बड़ी अच्छी जा रही है, तो मैं तो जन्नत में जी रहा हूँ। जबकि नशों के साथ इस ज़िंदगी के अंदर आप थोड़ा करें या ज़्यादा करें, देयर इज़ अ प्राइस टू अटैच विद दिस, और आपको वो पे करना ही पड़ेगी। हम इस पे मज़ीद बात करेंगे, और मैं मिस शुमाइला से चाहूँगा कि वो इस पे रोशनी डालें कि फिर अगर ये सारी बातें जैसे मैडम उज़मा बता रही हैं कि हर नशा जब भी कोई करता है, चाहे वो यूज़र की मद में आता हो, तो एक प्राइस पे कर रहा होता है। फिर ये बताइएगा, बिकॉज ऑफ योर लॉन्ग स्टैंडिंग एक्सपीरियंस एज ए काउंसलर एंड क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, ये बताइएगा कि आखिर मुआशरे में रोज़मर्रा रोज़ बरोज़ आपके पास ज़्यादा मरीज़ हर तबका फ़िक्र, मुआशरे की हर जो वो है क्या मुआशी पे बैकग्राउंड उससे और एज ग्रुप जी से क्यों आ रहे हैं, इस पे मैं आपसे चाहूँगा प्लीज़ कीप दिस इन माइंड। और ख़वातीन हज़रात, फ़िलहाल मैं चाहूँगा कि हम ब्रेक पे जाने से पहले एक गाना सुन लें। ब्रेक के बाद सुनाएंगे गाना? अच्छा, चलिए डन हो गया। क्योंकि मिस नादिया ने इतने जो है वो फोर्सफुली और इतने रिक्वेस्टिंग वे में कहा है कि तो फिर हम ऐसा करेंगे कि अपने महबूब से जो हम कहेंगे कि मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग, और वो क्यों ना मांगे, इस पे हम सारी सैर हासिल गुफ्तगू पहले करेंगे, गाना सुनेंगे और फिर मिस शुमाइला से बाकी बातें पता करेंगे राइट आफ्टर द ब्रेक। जितना कोई मॉडर्न शहर है या मॉडर्न घराना है फॉर दैट मैटर, वहाँ एक दूसरे के साथ चपकलश माँ बाप के दरमियान, मियाँ बीवी के दरमियान ज़्यादा पाई जाती। सुपरफिशियली ऐसा लगता है कि ये सब चीज़ें कंट्रीब्यूट कर रही हैं इंसानों के दरमियान जो रंजिशें हैं उनको बढ़ाने में, लेकिन दर हकीकत ऐसा नहीं है। बात असल में ये है कि हमने जहाँ ज़िंदगी के बहुत सारे शोबों में तरक्की की है,
वहाँ तबादला ख़यालात के शोबे में तरक्की नहीं की। मज़ाकरात जो घरों में भी वालिदैन और औलाद के दरमियान होते हैं, उनको बाईपास करके लोग धमकियों से काम चलाना चाहते हैं। इस बात का इम्कान ज़रूर है कि आपको किसी किसी से मेहरबानी मिल जाए, पर ज़्यादातर लोगों से आपको जवाबन मेहरबानी मिले। ये कुछ साइंस का कुलिया नहीं है, ये न्यूटन का तीसरा कानून नहीं है। वालिदैन और औलाद के दरमियान जो सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है वो तालीम और तरबियत का मिला जुला सा मसला है। कुछ अर्सा पहले तक तो ये ज़्यादातर माँ बाप को जो तकलीफ़ पहुँचती थी वो बेटों की तरफ से पहुँचती थी, और अब ये नया फिनोमेना है कि पिछले कोई 10 साल से कसरत से वालिदैन हमसे रब्ता करने लगे हैं कि उनकी बेटियां जो यूनिवर्सिटी में पढ़ती हैं वो ख़ानदान की वैल्यूज़ को पामाल करना चाहती हैं। ट्रेनिंग्स हैं वो बहुत ज़रूरी हो गई हैं, क्योंकि पहले जो पेरेंटिंग थी वो हम अपने माँ बाप को देख के सीखते थे, अपने रिश्तेदारों को देख के सीखते थे। अब ये जो ऑर्डिनरी पेरेंटिंग स्किल्स हैं ये बच्चों के साथ मामला तय करने के लिए काफ़ी नहीं है। ये कबल अज़ वक्त हमें माहिरीन से सीखना चाहिए कि किस मौके पे बच्चा क्या बात करे तो हमने उसको क्या जवाब देना है। मैं बार बार दोहराता रहता हूँ कि जब भी कोई मसला हो तो हमें गूगल पे जाके उस मसले के लिए कीवर्ड्स यूज़ करने चाहिए, यूट्यूब पे जाना चाहिए। हमारी वेबसाइट मौजूद है, हमारा पेज मौजूद है जिसकी 25 लाख से ज़्यादा लाइक्स हैं, और यूट्यूब पे और फेसबुक के ऊपर को 5000 वीडियोज़ हैं जो ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ अमूर में बहुत अच्छे तरीके से आप मुफ्त में रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। जितना कोई मॉडर्न शहर है या मॉडर्न घराना है फॉर दैट मैटर, वहाँ एक दूसरे के साथ चपकलश माँ बाप के दरमियान, मियाँ बीवी के दरमियान ज़्यादा पाई जाती। सुपरफिशियली ऐसा लगता है कि ये सब चीज़ें कंट्रीब्यूट कर रही हैं इंसानों के दरमियान जो रंजिशें हैं उनको बढ़ाने में, लेकिन दर हकीकत ऐसा नहीं है। बात असल में ये है कि हमने जहाँ ज़िंदगी के बहुत सारे शोबों में तरक्की की है, वहाँ तबादला ख़यालात के शोबे में तरक्की नहीं की। मज़ाकरात जो घरों में भी वालिदैन और औलाद के दरमियान होते हैं, उनको बाईपास करके लोग धमकियों से काम चलाना चाहते हैं। इस बात का इम्कान ज़रूर है कि आपको किसी किसी से मेहरबानी मिल जाए, पर ज़्यादातर लोगों से आपको जवाबन मेहरबानी मिले। ये कुछ साइंस का कुलिया नहीं है, ये न्यूटन का तीसरा कानून नहीं है। वालिदैन और औलाद के दरमियान जो सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है वो तालीम और तरबियत का मिला जुला सा मसला है। कुछ अर्सा पहले तक तो ये ज़्यादातर माँ बाप को जो तकलीफ़ पहुँचती थी वो बेटों की तरफ से पहुँचती थी, और अब ये नया फिनोमेना है कि पिछले कोई 10 साल से कसरत से वालिदैन हमसे रब्ता करने लगे हैं कि उनकी बेटियां जो यूनिवर्सिटी में पढ़ती हैं वो ख़ानदान की वैल्यूज़ को पामाल करना चाहती हैं। ट्रेनिंग्स हैं वो बहुत ज़रूरी हो गई हैं, क्योंकि पहले जो पेरेंटिंग थी वो हम अपने माँ बाप को देख के सीखते थे, अपने रिश्तेदारों को देख के सीखते थे। अब ये जो ऑर्डिनरी पेरेंटिंग स्किल्स हैं ये बच्चों के साथ मामला तय करने के लिए काफ़ी नहीं है। ये कबल अज़ वक्त हमें माहिरीन से सीखना चाहिए कि किस मौके पे बच्चा क्या बात करे तो हमने उसको क्या जवाब देना है। मैं बार बार दोहराता रहता हूँ कि जब भी कोई मसला हो तो हमें गूगल पे जाके उस मसले के लिए कीवर्ड्स यूज़ करने चाहिए, यूट्यूब पे जाना चाहिए। हमारी वेबसाइट मौजूद है, हमारा पेज मौजूद है जिसकी 25 लाख से ज़्यादा लाइक्स हैं, और यूट्यूब पे और फेसबुक के ऊपर को 5000 वीडियोज़ हैं जो ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ अमूर में बहुत अच्छे तरीके से मौजूद है, जिसकी 25 लाख से ज़्यादा लाइक्स हैं, और यूट्यूब पे और फेसबुक के ऊपर को 5000 वीडियोज़ हैं जो ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ अमूर में बहुत अच्छे तरीके से आप मुफ्त में रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। वेलकम बैक। और जैसा कि वादा था मिस नादिया शेख का कि ब्रेक के फ़ौरन बाद हमें वो गाना सुना देंगी, तो मिस नादिया शेख आज आप कौन सा गाना हमें सुना रही हैं? मुझसे पहले मेरे महबूब ना। अच्छा, ये गाना है कि जब हम बात कर रहे थे पहले तो मैंने डॉक्टर सदाकत से पूछा कि ये गाना जो है आजकल, तो कुछ जिस तरह से उस्तादों से पूछ लेते हैं कि आप इसकी कोई वजाहत कोई तशरीह करें, तो उन्होंने जो है फैज़ अहमद फैज़ का कलाम है मगर ऑन द लाइटर साइड,
मतलब उन्होंने बताया कि एक ये भी हो सकती है कि जब भी कोई दुकानदार अपनी दुकान शुरू करता है, चमकाता है दुकान, तो वो बहुत सारी उसमें जो है अपसाइज डील्स देता है, साथ में जो है कोई और चूंगा समझते हैं ना, वो भी देता है, डिस्काउंट्स देता है, ये करता है और बड़े स्माइल के साथ बड़े अच्छे तरीके से ग्रीट करता है। जब वही ग्राहक जो 1 साल बाद आता है, जब दुकान खूब जम चुकी होती है, चल चुकी होती है, तो फिर वो लिफ्ट नहीं कराता। तो जब वो आके पूछता है कि भाई आप तो पहले बड़ी लिफ्ट कराते थे, अब तो आप हमें देख भी नहीं रहे, और वो फिर दुकानदार उसको बताता है कि मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब नामा। तो इस तरह से फैज़ की रूह को यकीनन आपकी बातों से अजियत पहुंच रही होगी। मेरा ख्याल है हम अगर सॉन्ग भी सुने, और इस तरह सियासत में भी बहुत होता है कि बड़े बड़े जो सियासी रहनुमा होते हैं वो पहले जो है बड़े सब्ज़ बाग दिखाते हैं और वोटर्स को अपनी तरफ जो है मुतवज्जे करते हैं, फिर जब बाद में बात बन जाती है, हुकूमत जो है वो कुछ टिकने सी लग जाती है, तो फिर वो कहते हैं मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग। तो फ़िलहाल आप हमें सुनाइए ये वाला गाना। अनगिनत सदियों की तारीख बहे माना तलस्म, रेशमो अतलसो कम ख्वाब में बुनवाए हुए, जा बजा बिकते हुए कूचा बाजार में, जिस खाक में लिथड़े हुए खून में नहलाए हुए, लौट जाती है उधर को भी नजर, क्या कीजिए अभी दिलकश है तेरा हुस्न, मगर क्या कीजिए
Oh my beloved, do not ask me for the first love that we had before. ऐसे कोई तर्जुमा सा हो जाएगा। बहुत ज़बरदस्त आपने है ना, ज़बरदस्त। और आहिस्ता आहिस्ता आप काफ़ी महारत जो है वो आती जा रही है। और मैडम को पसंद भी आने लगे इस तरह के गाने, हालांकि लेटेस्ट गाने ये इसका एक्चुअली जब ये गा रही थी तो मुझे मज़ा आ रहा था, बिकॉज ये जिस तरीके से सुर लय और ताल को देख रही थी तो ज़बरदस्त। और ये गाना इतना मुश्किल बहुत मुश्किल है और इसमें ब्रॉड रेंज ऑफ नोट्स हैं, ये माइनर नोट से लेके बड़ी शार्प नोट्स तक चलता है। फिर उसमें बड़ा वोकल को मैनेज करना, ये नोट्स जो हैं ये बिल्कुल ज़बरदस्त हैं। और यहाँ पे ये मुश्किल तरीन गज़ल है मैडम की जो मैडम ने गाई है ना। और वो जब गाती थी तो ऐसे लगता था कि एफर्टलेसली गा रही हैं, हालांकि इट्स अ मास्टरपीस इन इटसेल्फ। मगर मैडम तो अब नहीं है, मगर जो मैडम यहाँ पे हमारे पास हैं यानी कि मिस शुमाइला बतूल, उनसे मैंने एक सवाल मुअद्दबाना कुछ अर्सा पहले जैसे पिछली सदी में किया था, वो आपको याद है मैंने? जी सर, आपने सवाल किया था जो मैंने बात की थी कि चाहे कोई एडिक्शन में हो या ना हो, ड्रग यूज़ जो है वो हर बंदे के जो भी यूज़ करता है तो डैमेजेस उसके तभी स्टार्ट हो जाते हैं, यानी कुछ क्राइसिस वो करती है ब्रेन में, कुछ खराबियां पैदा ज़रूर करती है। एंड देन आपने कहा था कि हर एज और हर मेरा सवाल बुनियादी नाजरीन के लिए कि अगर ये डैमेज करती है, कोई इसमें ख़राबियाँ हैं, तो ये नशे की बीमारी कह लीजिए या नशे की वबा कह लीजिए, ये हर ख़ासो आम में बढ़ती क्यों जा रही है इतनी ज़्यादा? इसमें बेसिकली हम नीड जो आप कह लें कि अब इसको नीड के तौर पर भी हमने सरप्राइजिंगली बहुत सारे लोगों से ये सुना है कि इसमें कोई हर्ज नहीं है करने में, और अगर मेरी परफॉर्मेंस इससे बेहतर होती है तो फिर इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आपको एक्सटर्नल या आर्टिफिशियल एड की ज़रूरत क्यों महसूस होती है, यानी जब हम अपना ख्याल अच्छे तरीके से नहीं रखते हैं जी, तो फिर हम ऐसे क्विक फिक्सेस की तरफ जाते हैं। I mean, जब कोई अपनी नींद पूरी नहीं करेगा, अपनी डाइट का प्रॉपर ख्याल नहीं रखता है या अपनी बॉडी लिमिट्स को एक्सपैंड करने की कोई एक्सरसाइज नहीं करता है, तो डेफिनेटली उसको अपने रोज़मर्रा के कामों के लिए, अब वो चाहे स्टूडेंट है, चाहे वो कोई एम्प्लॉई है, कोई अपना कामकाज कर रहा है, कोई बिजनेसमैन है, सो उसको मेंटेन करने के लिए डेफिनेटली किसी आर्टिफिशियल एड की ज़रूरत है। मिसाल के तौर पर अगर आप अपनी पूरी नींद नहीं लेते और पूरी नींद ना लेने की वजह से आप सुबह आपने अगर काम पर जाना है तो डेफिनेटली हमें आर्टिफिशियल एड की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे बहुत सारे लोग अपने दिन का आगाज़ कॉफ़ी और चाय से करते हैं। अब फंक्शनैलिटी तो डेफिनेटली आहिस्ता आहिस्ता ख़राब होएगी, आपका ब्रेन उन आर्टिफिशियल एड को एक हद तक ही रिस्पॉन्ड करेगा, और फिर ये आर्टिफिशियल एड जैसे ड्रग्स की हम बात कर रहे हैं तो ये उस सिस्टम को हाईजैक कर लेता है जो कि जिन केमिकल्स की हम बात कर रहे हैं। सो वो जब हाईजैक होता है तो नॉर्मल भी, थोड़ी सी टेक्निकल बात कर रही हूँ कि नॉर्मल भी जब कोई ड्रग एडिक्शन में आ जाता है तो जब वो ड्रग्स नहीं उसकी ज़िंदगी का हिस्सा रहती तो जो चीज़ें उसको पहले मज़ा दे रही होती थी अब उनको उन चीज़ों से मज़ा आने में ज़रा दिक्कत पेश आती है, तो नॉर्मल होने में काफ़ी टाइम लग जाता है मरीज़ का। अच्छा, यहाँ एक बात समझने की ज़रूरत है कि आज से 50-60 साल पहले ज़िंदगी इतनी तेज़ रफ्तार नहीं थी, ज़िंदगी बहुत सुस्त थी, दिनों के काम महीनों में होते थे, और अगर नहीं भी होते थे तो लोगों को कोई ज़्यादा टेंशन नहीं होती थी, वो समझते थे कि हो ही जाएंगे कभी, ठीक। लेकिन आज की जब हम लाइफ को कंपैरिजन करते हैं 50 साल पहले की ज़िंदगी से, तो अब लाइफ बहुत फास्ट पेस्ड है, अब चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं, स्ट्रेसेस बहुत ज़्यादा हैं उन चैलेंजेस की वजह से। सो जब हम अपने स्ट्रेस को मैनेज नहीं करेंगे, जब हम अपना ख्याल नहीं रखेंगे, तो फिर हमें कोई ना कोई आर्टिफिशियल सब्सटेंस ऐसा इस्तेमाल करना पड़ेगा जो कि हमारी हिम्मत बंधाए रखे, हमें जगाए रखे, हम कम वक्त में ज़्यादा काम करने के एक इल्यूजन में मुब्तला जो रहते हैं, तो हम कम से कम उस इल्यूजन को ही किसी तरीके से आगे बढ़ाने में कामयाब हों। सो मेन चीज़ है कि हमें अपनी लाइफ को मैनेज करने के कुछ और तरीके सीखने होंगे, जो कि स्किल सेट्स हैं, जो साइंस बताती है वो सीखना होगा। एवरीडे स्ट्रेस को मैनेज करना सीखना होगा। जब हम ये नहीं सीखेंगे तो डेफिनेटली फिर हमें इस तरह की किसी ना किसी चीज़ का सहारा लेना पड़ेगा। आमिर हाशिम, यू रिसेंटली ग्रेजुएटेड, यस, तो ये बताइएगा कि स्टूडेंट्स जो हैं वो भी ड्रग्स ज़्यादा यूज़ करते हैं? बिल्कुल।
और यूनिवर्सिटीज़ में, अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में ऐसा होने लगा है, हत्ता कि स्कूलों में ऐसा होने लगा है कि बच्चे जो हैं वो, मुझे ख्याल आया कि कुछ ड्रग्स होती हैं जिनको कहते हैं परफॉर्मेंस इन्हांसिंग ड्रग्स, जो एथलीट्स यूज़ करते हैं। एग्जैक्टली। और एथलेटिक्स में अगर ये पता चल जाए डोप टेस्ट से कि इन्होंने ये इस्तेमाल की है, तो उनको स्ट्रिप ऑफ कर दिया जाता है उनके मेडल से, या उन्होंने जो भी। तो ये जो मैडम ने बात की और मिस शुमाइला ने बात की, क्या हम इस किस्म की कोई हिफाजती तदाबीर, प्रिवेंटिव मेजर्स, डेटरेंट्स स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में कोई यूरिन टेस्ट या कोई ऐसी रोज़मर्रा अवेयरनेस कैंपेन्स ऐसी हम कर रहे हैं? सर आपने बिल्कुल ये क्वेश्चन पूछा है कि स्कूल्स की, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ की निस्बत स्कूल्स में भी ये बहुत ज़्यादा हद तक अभी फैल रहा है नशा। और अक्सर हमारे जो एक एथलीट हमारी यूनिवर्सिटी में ऐसा ही वाक़या हुआ कि वो जबकि ड्रग्स ले रहा था, तो यूनिवर्सिटी लेवल पे उसने बहुत अच्छा स्कोर किया रनिंग में, वो एथलीट था, बहुत अच्छी रनिंग की, लेकिन जब वो नेशनल लेवल पे गया उसका सेकंड्स में रिकॉर्ड्स था 100 मीटर्स का। जब वो वहाँ पर गया तो डोप टेस्ट में उसका ये निकला है और उसको उन्होंने पंजाब लेवल से ही वापस कर दिया। तो यूनिवर्सिटी लेवल में ये बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है। और यूनिवर्सिटी में अक्सर बच्चों को जब मैं एक प्रॉक्टरशिप में रहे, हम प्रॉक्टरशिप डिपार्टमेंट है जिसमें हम डिसिप्लिनरी इशू और इस तरह के जितने भी इशू होते थे उनको हम कैरी आउट करते थे, उनको बताते थे, रिपोर्ट करते थे। फैमिलीज़ को इन्फॉर्म किया जाता था कि आपका बच्चा इस तरह के नशे में इन्वॉल्व है, इसके आप कुछ कर लें, और उनको बाकायदा बताया जाता और बच्चे निकाल भी दिए जाते। जब उनका रिकॉर्ड निकाला जाता था, ट्रांसक्रिप्ट हम निकालते थे, तो उनके स्टार्टिंग में ग्रेड्स अच्छे होते थे, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम जबकि वो कह रहे होते थे कि इससे हमें जो ग्रेड्स हैं उनमें फ़ायदा हो रहा है, इसमें हमें इम्प्रूव हो रही है, इसकी वजह से मैं पढ़ अच्छा सकता हूँ, टाइम अच्छा दे रहा हूँ, लेकिन उनकी जब ट्रांसक्रिप्ट निकाली जाती थी बनिस्बत उनके फर्स्ट सेमेस्टर के, उनके वो 4th या 5th सेमेस्टर के जो ग्रेड्स होते हैं वो बहुत बुरे होते थे। तो इस वजह से उनके जो कैरियर है उस पर भी बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट पड़ रहा है। और इसमें हमारे जो डोप टेस्ट या आप कहें कि कोई टेस्ट रखे जाएँ, इसका तो नहीं है, लेकिन अब ये काफ़ी ज़्यादा मॉनिटरिंग सख्त हो गई है कि बच्चों के अब तो जिन पे शक वगैरह होता है तो उनकी स्नैप चेकिंग भी की जाती है यूनिवर्सिटीज़ में, क्योंकि यूनिवर्सिटी में ज़्यादा है और डिपार्टमेंट्स के काफ़ी ज़्यादा प्रीफेक्ट्स और प्रॉक्टर्स मूव कर रहे होते हैं थ्रू आउट द यूनिवर्सिटी कि अगर कोई बच्चा सिगरेट वॉशरूम में पीता हुआ पकड़ा जाए या किसी और जगह पे ऐसी के हिडन जगह पे, तो उसे फ़ौरन रिपोर्ट करते हैं और उसको उसका पेरेंट्स तक इंफॉर्मेशन। मैडम और नदीम नूर दोनों से मैं ये सवाल करूँगा वन बाय वन। अगर आप मुझे इजाज़त दीजिए तो पहले मैं आमिर साहब की बात को थोड़ा सा आगे बढ़ा लूँ। गो अहेड। कुछ इस मौजू पर भी आपने सर बात की कि क्या स्कूल की सतह पर कुछ इस तरह के प्रोग्राम्स जिनका ताल्लुक अवेयरनेस। हमारे एक बहुत मशहूर वज़ीर हैं, उन्होंने आके ये कहा और बहुत पैनिक सी फैल गई, मगर उनका इशारा ये ज़रूर था कि आइस का इस्तेमाल बेदरेग छोटी उम्र में भी हो रहा है। इसमें कोई शक नहीं। हमने अपनी आंखों के सामने बहुत कम वक्त में, तकरीबन पिछले 15-20 साल में, जो एवरेज एज है किसी पेशेंट की वो 40s 30s से अर्ली 20s में और टीनेज में भी आगे देखी है। ये तो अपनी जगह सच है, गो कि उनके बयान में कुछ एग्जैजरेशन थी जिसकी वजह से वो सनसनी का एक एलिमेंट भी पैदा हुआ है, खौफ की फ़िज़ा भी पैदा हुई। मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि अभी जब और आप और आमिर साहब जब बात कर रहे थे तो अवेयरनेस और पेरेंट्स और स्कूल्स की बात हुई। मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग और तकलीफ़देह बात बतलाऊँगा कि हम सब अपने अपने घरों में एक ख़ास किस्म की ख़ुद फरेबी और डिनाइल का शिकार भी हैं। हमें लगता है कि ये जो नशे के मसाइल हैं या जो ख़राबियों के मसाइल हैं या ग्रो करते हुए किसी बच्चे को जंग लग जाने के मसाइल हैं, ये हमारे बच्चे के साथ नहीं हो सकते हैं, ये किसी और के साथ होंगे। Exactly. और मैं आपको यहाँ पे ये भी अर्ज़ करता चलूँ कि बारहा सदाकत क्लिनिक और विलिंग वेज और डॉक्टर सदाकत अली साहब पाकिस्तान में नशे के इलाज के पायनियर और रहनुमा इदारों और ब्रांड्स के मैं नाम ले रहा हूँ आपके सामने। बारहा जब उनकी तरफ से ये कोशिश की जाती है कि स्कूलों और वालिदैन और बच्चों की तरबियत का एहतमाम किया जाए, क्योंकि मसाइल को जितनी जल्दी और जितनी तेज़ी से एड्रेस किया जाए उनकी शिद्दत में कमी होती है और कई दफ़ा उनके बढ़ते हुए कदम रुक भी जाते हैं, मसले हल भी होते हैं। पर वालिदैन और स्कूलों की तरफ से एक ख़ास तरह की रेजिस्टेंस का सामना भी हमें करना पड़ता है। कुछ अजीबो गरीब और सादा सी बातें हैं जो वालिदैन और स्कूल मैनेजमेंट करती है।
वो ये है कि ये बातें करने से कहीं बच्चों को पता न लग जाए। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि बच्चों को पहले भी पता होता है, नंबर 1। नंबर 2, पता ना भी हो, माड़े काम ज़िंदगी में पता करके या पता किए बगैर किए जाएं, नुकसान बहरहाल उनका होता है। जैसे अगर कोई स्टूडेंट वक्त पर नहीं पढ़ता, सारा साल नहीं पढ़ता और आखिरी दिनों में आके रातें जाग के एनर्जी ड्रिंक्स और रेड बुल और स्टिंग और इस तरह की खराफात जो हैं इनके साथ अपनी पढ़ाई को करता है, तो भले उसे पता हो या ना पता हो कि उसके दिमाग का और सेंट्रल नर्वस सिस्टम का और आसाब का क्या सत्यानाश हो रहा है, भुगतान उसे फिर भी भुगतना पड़ेगा इन द ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। तो इस तरह के जो एक्सक्यूज़ेज़ हैं वालदैन में, भले उसकी वजह शेम हो या डिनाइल हो या उन्हें लग रहा हो कि इस मामले में हमें या हमारे बच्चों को कोई इम्यूनिटी हासिल है, जिसकी वजह से स्कूल की सतहों पर मेरे इल्म में कोई ऐसा स्कूल पाकिस्तान में नहीं है जहाँ पर एलेबरेट ड्रग्स के बारे में तालीम दी जाती हो या पर्सनल डेवलपमेंट की बात की जाती हो या शख्सियत में निखार की बात की जाती हो या दोस्त कैसे बनाने हैं ये सिखाया जाता हो। या मैं तो यही देख रहा हूँ स्कूल्स में कि एक दौड़ लगी हुई है, ग्रेड्स की दौड़ लगी हुई है। बच्चों को मोबाइल से रोकना कैसे है और बच्चों में ये दौड़ के स्कूल इंतज़ामिया को नाकाम कैसे बनाना है और बैग की कौन सी पिछली जेब में मोबाइल छुपा के ले ही जाना है। तो मामला कुछ इस तरह की बिल्ली चूहे की दौड़ तो लगी हुई है, लेकिन कोई कंक्रीट प्रोग्राम वालदैन की तरबियत का या स्कूलों में बच्चों की तरबियत का सरे दस्त मेरे इल्म में नहीं है, ना ही नज़र आता है। सो मच सो कि मैं ऐसे फ़कत 2-3 स्कूल्स के बारे में जानता हूँ जहाँ पर कोई वैल्यू एजुकेशन दी जाती है। वैल्यू एजुकेशन इसे कहते हैं कि जब आप हम किसी नौजवान को, किसी बच्चे को समझाते हैं कि बेटा जब आपका किसी बड़े से सामना हो तो सलाम में आप पहल करें, और जब आप खाना खाएं तो ऐसे खाएं, और आप ये करें और ये ना करें। बिल्कुल बुनियादी सी वैल्यू एजुकेशन भी बहुत कम स्कूल्स में है। तरबियत की कमी है, तरबियत का मामला कहीं पीछे रह गया है और ग्रेड्स पर फोकस हद से ज़्यादा बढ़ गया है। तो नशे की तरबियत, नशे की अवेयरनेस, ये तो बहरहाल दूर की बातें हैं। इसके लिए तो हमें अपने दिल को खुला करना पड़ेगा, दिल को बड़ा करना पड़ेगा और जगह देनी पड़ेगी, क्योंकि ये रियल इशू है। ऐसा नहीं है कि ये हमें नहीं होगा और हमारे हमसाए या पदले या उससे भी पदले घर में होगा। इसके ख़तरात हम सबको और हमारे बच्चों को यकसां इनका सामना है, भले हम इन्हें माने या ना माने। थैंक यू नदीम नूर। हम प्रोग्राम के तकरीबन इख्तिताम पे पहुंच रहे हैं और मैं आप सब लोगों के सामने ये सवाल रखूंगा, और ना सिर्फ हमारे यहाँ पे विलिंग वेज के सदाकत क्लिनिक के फोरम पे जो हमारे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट मौजूद हैं उनके सामने ये सवाल रखूंगा, बल्कि यहाँ पे जितने भी लोग हमें इस वक्त देख रहे हैं, लाइव देख रहे हैं, उनके सामने भी ये सवाल रखूँगा कि आपने अपने अपने तय ये देखना है कि आपके कुर्बो जवार में, आपके इर्द गिर्द आपका कोई अपना प्यारा कौन है जो कुछ उसके मूड, मिजाज, उसके दिन भर के जो मामूलात हैं, जागने सोने के, वो कुछ डिस्टर्ब हैं, कुछ उसका ऐसा ताल्लुक़ तो नहीं बन रहा कोई ड्रग्स से या किसी भी ऐसी चीज़ के इस्तेमाल से, हत्ता कि अगर घर में तंबाकू नोशी होती है, मै नोशी होती है, तो उसके असरात मुरतब हो रहे हैं या नहीं। मगर जो सवाल मैं यहाँ पे स्टूडियोज़ में करना चाहूँगा वो ये है कि क्या मुदाखलत की जा सकती है इस किस्म का, अगर माहौल है जिसमें ज़िंदगी जो है वो ड्रग्स की भेंट चढ़ रही है, नशे की भेंट चढ़ रही है, तो क्या मुदाखलत की जा सकती है? दिस इज़ द क्वेश्चन दैट आई एम फ्लोटिंग फॉर यू। और दूसरा इसके साथ जुड़ा हुआ सवाल ये है कि ये कब मुमकिन है, कैसे मुमकिन है, कब जो है पेरेंट्स को या लव्ड वंस को या वाइफ को ये राब्ता कर लेना चाहिए? क्या सदाकत क्लिनिक या विलिंग वेज वेल इक्विप्ड है, कोई गारंटी देता है कब मुदाखलत की जा सकती है? अगर मरीज़ की मर्ज़ी शामिल नहीं है तो कैसे मुदाखलत की जा सकती है? ये एक बहुत ही ब्रॉड बेस्ड मैंने सवाल कर दिया, मगर मुझे आप लोगों के इसके ऊपर आंसर चाहिए ताकि लोग इससे इस्तेफ़ादा कर सकें। अच्छा, सबसे पहले तो ये है कि जब हम मुदाखलत की बात करते हैं तो इसमें हमें इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं कि कोई नशे करेगा तो हम उसकी ज़िंदगी में मुदाखलत करेंगे और हम फिर उसे नशे छुड़वाएंगे।
आपके अगर बच्चे 5-6 साल की एज के हैं तो आपको उन्हें बताना होगा, उन्हें नशों के हवाले से, उसके मुज़र असरात के हवाले से और नशे ज़िंदगी में क्या तबाहियाँ लेकर आते हैं, ये आपको अपने बच्चों को एजुकेट करना पड़ेगा। मैं ये बात करती हूँ कि बच्चे जो हैं वो सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट्स की हैं। अगर स्कूल कुछ नहीं कर रहे, गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही, तो पेरेंट्स को ये ज़रूर जिम्मेदारी उठाने की ज़रूरत है कि वो ऐसा क्या करें कि उनके बच्चे नशों से दूर रहें। और अगर खुदा ना खास्ता कोई बच्चा नशे को शुरू कर लेता है तो फिर उसकी ज़िंदगी को कैसे वो बेहतर बना सकते हैं। अल्टीमेटली घूम फिर के ये जिम्मेदारी पेरेंट्स को ही निभानी पड़ेगी। 6 से 7 साल की एज परफेक्ट एज होती है कि आप अपने बच्चों को नशों के बारे में बताएं, आप अपने बच्चों को ड्रग एडिक्शन के बारे में बताएं। और अगर आप किसी ऐसे शहर में रहते हैं जहां पे कोई रीहैब सेंटर है तो आप उस रीहैब सेंटर का विजिट भी ज़रूर करवा दें और उन्हें बताएं कि ये जो लोग वहां पे मौजूद हैं ये नशे कर करके तो इन हालों तक पहुँचे हैं। क्योंकि ज़िंदगी में जब कोई टीनेजर होता है, 14-15 साल की एज में है और वो टेलीविज़न में, मूवीज़ में देख रहा है कि लोग जॉइंट्स पी रहे हैं, लोग ड्रिंक्स कर रहे हैं और आमतौर पे ये लोग अच्छे कपड़े पहने हुए होते हैं, अच्छी जॉब्स पर होते हैं, अच्छी बातचीत इनकी चल रही होती है, सो वो उस ग्लैमर से थोड़ा मशहूर होकर नशों का आगाज़ करने की तरफ जाता है। लेकिन अगर आप उस एज से पहले ही उसको किसी रीहैब का विजिट करवाते हैं और वहाँ पे मरीजों के हालात उसे दिखाते हैं तो उसे समझ आ जाएगी कि अच्छा, नशे करने के बाद यहाँ तक बंदा पहुँचता है। छोटे शहरों में जो लोग रहते हैं तो अक्सर मैंने देखा है, मेरा भी ताल्लुक चूँकि एक छोटे शहर से है, तो स्कूल के अंदर हमारे काफ़ी सारे ट्रिप्स जो हैं लाहौर के, इस्लामाबाद के होते हैं। स्कूलों को भी ज़रूर चाहिए कि वो ज़रूर अपने जो स्टूडेंट्स हैं छोटी एज के, उन्हें किसी ना किसी रीहैब सेंटर का भी विजिट करवाएं। म्यूज़ियम में हम लेकर जाते हैं, पार्क्स में लेकर जाते हैं, गार्डन्स में लेकर जाते हैं, तो हमें ऐसी जगहों पर भी ज़रूर बच्चों को लेकर जाना चाहिए ताकि जो आग इस मुल्क के अंदर लगी है वो किसी भी दिन हमारे घर तक पहुंच सकती है। सो बजाय इसके कि आग पहुंचे और फिर हम उसे बुझाना शुरू करें तो वक्त से पहले हम शुरू कर लें। दूसरी मुदाखलत का टाइम है कि जब कोई बच्चा नशा शुरू करता है तो हम इस इंतज़ार में ना बैठे रहें कि अभी तो इसके ग्रेड्स भी अच्छे हैं, अभी तो नशा इसने शुरू किया है, अभी तो ये बात भी मानता है, अभी तो ये गुस्सा भी नहीं करता, और अगर फर्स्ट स्टेज पे है तो तब भी दखल दिया जा सकता है। और अगर आपको नहीं पता कि ये दखल कैसे देना है तो आप ज़रूर किसी मौलिद से रब्ता करते हैं जो इस बीमारी का एक्सपर्ट है या मंशियात के शोबे से उसका ताल्लुक है, और आप उससे रब्ता करके सीख सकते हैं कि उस बच्चे की ज़िंदगी में कैसे दखल दें कि वो नशों को छोड़कर अपनी ज़िंदगी को अच्छे मकासद की तरफ जो है वो मोड़ना शुरू कर दे। तीसरी एक स्टेज है कि कोई शख्स सेकंड स्टेज पे है जिसके ग्रेड्स थोड़े बहुत गिरना शुरू हो गए हैं, जिसके अगर कोई कारोबार करता है तो उसमें थोड़ी मंदी का रुझान नज़र आने लगा है, घर में कभी कभार लड़ाई झगड़ा हो जाता है और वो तवातर के साथ हफ्ता इतवार को नशा करता हुआ नज़र आता है। सो यहाँ पर भी मुदाखलत की जा सकती है और अगेन आप दखल देना किसी माहिर से सीख सकते हैं और आप फिर उसकी ज़िंदगी में पॉजिटिवली दखल देकर उसको बेहतर ज़िंदगी की तरफ ले जा सकते हैं। तीसरा वक्त है कि जब हाल बेहाल हो चुका है और बिल्कुल ना वो स्टडी कर रहा है, अगर वो कोई जॉब करता है तो जॉब से शिकायतें हैं या जॉब छोड़ चुका है, बीवी घर छोड़ के जा चुकी है, अगर स्टूडेंट है तो पेरेंट्स के साथ मामलात उसके ख़राब रहते हैं। सो इस स्टेज पर भी दखल दिया जा सकता है, लेकिन इस स्टेज में ज़्यादातर चांसेस हैं कि उस बच्चे का इलाज जो है वो इंडोर की तरफ आपको लेकर जाएगा। लेकिन अगर इंडोर इलाज के बाद भी किसी की ज़िंदगी बचती है तो ये भी कोई बुरा सौदा नहीं है। सो ये स्टेजेस हैं जहाँ पर आपको दखल देने की ज़रूरत है। एंड अगेन अगर नहीं आता तो आप किसी माहिर से सीख सकते हैं। अच्छा, आप ये बताइएगा कि ये जो मैडम ने सिनेरियो बताया, कई दफ़ा पेरेंट्स चाहते हैं कि अपने प्यारे का इलाज कराएं, मरीज़ जाना नहीं चाहता, ना मरीज़ मौलिद से रब्ता करना चाहता है, ना रिहैब में जाना चाहता है, तो ऐसे मरीज़ का क्या करेंगे? देखिए, मैम ने बहुत ही स्ट्रक्चर्ड वे में सारी बात बताई कि इंटरवेंशन या मुदाखलत कैसे की जाए। जिस सिनेरियो की आप बात करें तो फैमिली को ट्रेन किया जाए कि वो अपने मरीज़ को इलाज की तरफ कैसे लेकर आए। कुछ ऐसी स्किल्स हैं। मैम की बात से दो चीज़ें बहुत क्लियर हैं। बिल्कुल बीइंग ए मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल ये एक लाजमी चीज़ हो गई है कि आप अपने बच्चे को बिफोर टीन एज ज़रूर अवेयरनेस दें, ड्रग की भी और वो जो तरबियत की बात आप कर रहे थे ना, ये ज़रा वजाहत कीजिएगा। आपने तरबियत की बात की नशो माइला,
आप एक प्रोग्राम करती हैं और बड़ी देर आपने 1 साल किया है जिसमें आप टीनेज एग्जीक्यूटिव स्किल्स की बात करती हैं, उनको भी थोड़ा टच जी, मैं उन्हीं स्किल्स की तरफ आ रही थी कि कोई ऐसा टूल किट ज़रूर अपने बच्चे को सिखाएं जो कि एज हम 8 से 10 की बात कर रहे हैं कि 6 से 10 के दरमियान में, बिफोर के उसके जहन में क्यूरियोसिटी पैदा हो, उस वक्त उनको लर्निंग प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंगली सिखा दें। वो कोई 12 स्किल्स हैं जिसमें वो ये सीखेगा कि ज़िंदगी में जब स्ट्रेस आएगा तो कैसे मैनेज करना है, जिसमें वो ये सीखेगा कि मुझे अपनी ऐसे जिसको हम झिझक कहते हैं कि अपनी कॉन्सिक्वेंसेस को देखते हुए ज़िंदगी में फ़ैसले कैसे करने हैं और अपने ऊपर कैसे नज़र रखनी है। यानी ये हम सिखाने की बात कर रहे हैं, ये स्किल्स जो कि आपके बच्चे को नशे क्या हर तरह के मेंटल प्रॉब्लम से प्रिवेंट करवा सकती हैं। लेकिन इसकी सिखाने की एज, ऑल्दो ये टीन एज एग्जीक्यूटिव स्किल्स हैं, लेकिन इसकी लर्निंग की जो एज है वो कोई बिफोर टीन एज है, ताकि वो प्रिपेयर हो जाए सोसाइटी में आने वाले चैलेंजेस को फेस करना। मुदाखलत की सर जो बात आपने की कि ऐसी सिचुएशन में क्या किया जाए कि जब मरीज़ आमादा ही नहीं है, उसको लगता ही नहीं है कि उसके साथ ख़राबी है, तो ऐसी सिचुएशन में फैमिलीज़ को सीखना चाहिए और प्रॉपर सीखना चाहिए। बिकॉज़ अपने तौर पर फैमिली बहुत ज़्यादा अपने तरीक़ाकार को यूज़ कर रही होती है, जो अनफॉर्चुनेटली मरीज़ की बीमारी में और ज़रा बढ़ाने की तरफ जा रहे होते हैं। सीखे बगैर मुदाखलत करना जो है ना वो मुश्किल होता है और वो क्राइसिस को और बढ़ाती है। थैंक यू वेरी मच। आखिरी सवाल आज के प्रोग्राम के लिए नदीम नूर साहब से मैं करूँगा। मिस ने जहाँ पे बात छोड़ी वो क्राइसिस की बात पे छोड़ी। जब ज़िंदगी में मरीज़ के और मरीज़ के ख़ानदान की ज़िंदगी में क्राइसिस की सिचुएशन हो जाए, हादसात होने लगे, ऐसे लगे जिस तरह मरीज़ और उसके ख़ानदान वाले ज़लज़ले की पट्टी पे रहते हैं, रोज़ाना कोई ज़लज़ला होता है, तो ऐसे में अगर मरीज़ की मर्ज़ी नहीं है, ख़ानदान वालों को आता नहीं है कि क्या करना है और कानून इसके ऊपर क्या कहता है, तो क्या सदाकत क्लिनिक और विलिंग वेज़ एक लीडर इदारा होने की बाबत कि गुज़श्ता 40 साल से डॉक्टर सदाकत अली की सरबराही में नशे के मरीज़ों का इलाज कर रहे हैं, खिदमत कर रहे हैं, तो मुझे ये बताइएगा कि कानून और तरीक़ा कार जो वज़ा है यहाँ पे हमारे मुल्क में, उसके तहत कैसे क्राइसिस इंटरवेंशन किया जाए? क्या हमारे सदाकत क्लिनिक में या विलिंग वेज़ में, चाहे वो मरी में हो, चाहे वो इस्लामाबाद में हो, चाहे वो कराची में हो, चाहे लाहौर में हो, कोई ऐसे तरीके हैं? सर ऐसे तरीके मौजूद हैं, लेकिन उन पर बात करने से पहले मैं ये वाज़ेह कर दूं कि कई दफ़ा हम मरीज़ की मर्ज़ी को एक्सपैंड करके उसको बहुत अहमियत देने लगते हैं। मर्ज़ी और जान के दरमियान जब फ़ैसला करना हो तो जान बचाना बहरहाल बहुत ज़रूरी और ज़्यादा अहम मामला है। मर्ज़ी का मामला तो इस हद तक हो सकता है कि किसी ने चिकन कढ़ाई खानी है या दाल खानी है या कोरमा खाना है, लेकिन किसी ने इलाज करवाना है या नहीं करवाना, इसका तो कोई ताल्लुक़ नहीं है मर्ज़ी से। ख़ास तौर पे उस शख्स की बात मैं कर रहा हूँ जिसकी मर्ज़ी बीमार है और उसकी बीमारी की वजह से बाकी लोग भी तकलीफ़ का शिकार हैं। वो अकेला आइसोलेटेड में अपनी बीमारी को नहीं सह रहा, बल्कि बाकी लोग तो इस तकलीफ़ का शिकार भी होते हैं कि जब मरीज़ कोई ख़राबी पैदा करता है, थाने तक पहुंचता है, तो वो थाने में तरले करते पहुंच जाते हैं। जब मरीज़ लोगों से उधार लेता है और ख़ुद नहीं चुकाता, तो उसके घर वाले उसकी जगह उसकी लाइबिलिटीज़ को पूरा करते हैं। तो ऐसे शख्स की ज़िंदगी जो नशे की बीमारी से इतनी बर्बाद हो चुकी हो कि वो अपना बुरा और भला ख़ुद ना कर सके उसके बारे में सही फ़ैसला, तो फिर उसकी मर्ज़ी के बारे में बात करना तो कोई बहुत फ़ायदेमंद बात नहीं है। और बाकायदा लाहौर हाई कोर्ट का एक ऐसा फ़ैसला मौजूद है जिसके अल्फाज ये हैं, एक मरीज़ जिनका इलाज हुआ, जब उन्होंने इस पर लॉ की मदद लेते हुए नुक्ता एतराज़ उठाया तो उन्हें कहा गया, जज साहब ने फरमाया कि द पेशेंट शुड थैंक हिज स्टार्स, कि मरीज़ को अपनी किस्मत पर शुक्र अदा करना चाहिए कि उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ उसका इलाज हुआ। जहाँ तक इस बात का ताल्लुक़ है कि क्या कानून में ऐसी कोई गुंजाइश मौजूद है, तो बिल्कुल मौजूद है कि जब कोई शख्स अपनी
लिए और दूसरों के लिए बायस से इज़ा होता है और अजियत पहुंचाता है और अपनी जान और दूसरों के सुकून में खलल डालता है, तो उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कोर्ट ऑफ लॉ दुनिया भर में ये मैंडेट देते हैं कि ना सिर्फ इसका इलाज कीजिए बल्कि आप पाबंद हैं कि पूछने पर आप कोर्ट को भी आगाह रखेंगे। नदीम नूर साहब, ये जो बात आप कह रहे हैं उसमें बाहर के ममालिक जो कई हैं उनमें तो शराब पीना जो है हुकूमती सतह पे, आइन की सतह पे ठीक है। क्या पाकिस्तान में शराब या कोई दीगर नशा आवर चीज़ें इस्तेमाल करना ये कानून इसकी इजाज़त देता है? कानून भी इसकी इजाज़त नहीं देता, और जब ये इजाज़त से आगे निकल के एक मेडिकल और दूसरे लोगों की ज़िंदगी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स की वजह बन जाए तो फिर तो कानून इसके बारे में और भी जो है वो ठोस स्टैंस लेता है और ऐसे शख्स का इलाज उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ करने की गुंजाइश कानून में मौजूद है, और इसके लिए कोई बहुत ज़्यादा तगोदौ करने की ज़रूरत भी नहीं होती। ये काम हमारे जो है तवस्सुत से या हमारी गाइडेंस से कोई और फैमिली अपने किसी वकील के हवाले से भी कर सकते हैं, जिसमें वो अपना इंदिया जाके बताते हैं, कोर्ट का मैंडेट ले सकते हैं, बता सकते हैं कि हमें ख़दशा है कि इनके इलाज में इनकी संगत के लोग या कोई बदखा लोग रुकावट डाल सकते हैं, तो हमें ये इजाज़त दीजिए कि हम करें। तो कोर्ट ऑफ लॉ फिर ये कहता है कि आप इनका इलाज कीजिए और किसी को इनके इलाज में खलल डालने की इजाज़त नहीं है। मैं आपको ये भी याद दिलाता चलूँ कि जैसे थोड़ी देर पहले मरहम उज़्मा ने ये कहा कि मरीज़ बातचीत के धनी होते हैं, गुफ्तार के गाजी होते हैं, उनसे बात करना बहुत मुश्किल होता है। वो बातचीत में ये साबित कर देते हैं कि वो और उनके फैमिली मेम्बर्स और उनके डॉक्टर्स एक बराबर हैं, वो सारों से बराबरी की सतह पर बात करते हैं, हालांकि वो डिफ़ॉल्ट पर होते हैं, कामकाज वो कोई नहीं करते, अपने आप को और दूसरों को अजियत का जो बाइस हैं वो होते हैं, और फैमिली मेम्बर्स उल्टा उनकी मोहब्बत में बल्कि बेजा मोहब्बत में उनके मलबों को समेट रहे होते हैं। वो डॉक्टर्स के बारे में भी नुक्ता एतराज़ उठाते रहते हैं और एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे डॉक्टर पर वो जंप करते रहते हैं, इलाज किसी का नहीं कराते, और इस सूरत हाल से वो इंतहाई बीमार होते होते फिर उनका इंडोर इलाज के अलावा कोई और चारा ही नहीं रहता। ये जो उन्हें डॉक्टर शॉपिंग करने की आदत होती है, इसमें डॉक्टर हजरात पर भी ये ज़िम्मेदारी आयद होती है कि अगर वो अपने से मुंसलिक किसी नशे से किसी भी जो मरीज़ है उसको देखें कि वो इलाज खेल रहा है, यानी नुस्खा लिखवाता है, जाता है, उसमें से अपनी मर्ज़ी की दवाएं खाता है, कभी नहीं खाता, तो वो ऐसे मरीज़ के फैमिली मेम्बर्स से और उससे भी इज़्ज़त और एहतराम से बाज़पुर्स करें और उसे इलाज की तरफ माइल करें, जिसके बारे में बाकायदा थोड़ी देर पहले आपकी और उज़्मा सदाकत साहबा की बातचीत में मुदाखलत बराए इस्लाह या इंटरवेंशन का जिक्र हो रहा था कि ऐसे शख्स की कैसे मदद की जाए जो मदद के हासिल करने के लिए तैयार ही नहीं है। तो ऐसा तरीकाकार मैं यहाँ पे एक छोटी सी बात ऐड करना चाहूँगी कि जिन ममालिक में अल्कोहल जो है वो लीगलाइज्ड है और चर्च भी अब लीगलाइज्ड है, मैरिजुआना कनाडा में, यस कनाडा में, अमेरिका की बहुत सारी स्टेट्स में, वहाँ पे भी अल्कोहलिज्म की इजाज़त नहीं है, वहाँ पे भी ड्रग एडिक्शन की इजाज़त नहीं है। अगर कोई शख्स नॉर्मल यूज़ से, जो कि अकॉर्डिंग टू देयर लॉ है, उससे ज़्यादा कोई ड्रिंक्स लेता है और अल्कोहलिज्म के ज़ुमरे में आता है, तो वो उसको इलाज के लिए बाउंड करते हैं। वहाँ पर ज़्यादातर तरीक़ाकार जो है वो इंटरवेंशन का है कि फैमिली इंटरवीन करती है किसी एक्सपर्ट की मदद से और उसको इलाज में लेकर जाया जाता है। लेकिन अगर वो इलाज में नहीं जाता इंटरवेंशन के बाद भी, तो फिर फैमिली कोर्ट से रुजू करती है और वहाँ पे ड्रग कोर्ट्स हैं जो कि उनसे रुजू किया जाता है और वो फिर किसी पेशेंट को बाउंड करते हैं कि तुम जाकर इलाज लो, और वो मरीज इलाज से निकल नहीं सकता जब तक ड्रग कोर्ट उसको क्लियर ना कर दे। मैडम, उसमें ड्राइविंग अंडर इन्फ्लुएंस की इस्तिलाह तो हम जानते हैं कि अगर कोई शराब पी के एक ख़ास हद से ज़्यादा उसके ब्रेथ में जो है वो शराब महसूस हो रही है, तो क्या ज़िंदगी में भी तो ये हो सकता है कि उसकी ज़िंदगी की गाड़ी बिल्कुल डामाडोल हो रही हो कि वो इतनी ज़्यादा नशा है, इतनी ज़्यादा शराब कर रहा है जिसकी वजह से उसकी पूरी ज़िंदगी की गाड़ी ऐसा ही है। और लेकिन अगर कोई पेशेंट राज़ी नहीं है तो फैमिलीज़ वहाँ पर किसी ना किसी ड्रग कोर्ट से रब्ता करती हैं, और बाज़ औक़ात अगर कोई शख्स अंडर द इन्फ्लुएंस ड्राइविंग करते हुए पकड़ा जाता है तो जो पुलिस स्टेशन वाले हैं वो ये देखते हैं, एवेलुएट करते हैं कि क्या ये रूटीन का ड्रिंक है इसका या फिर ये अल्कोहलिज्म के अंदर है, और फिर कोर्ट उसके बारे में फ़ैसला करती है। मैडम, ये सवाल मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि बहुत सी फैमिलीज़ हो सकती हैं हमारा प्रोग्राम देख के, सुन के,
वो चाहती हो कि हमारा प्यारा जो है उसको इस बिपता से, इस मुश्किल से, इस जानलेवा मर्ज से उसको बचाया जाए, मगर वो घर पे है, वो किसी जगह पे है, वो मे बी आर्म्ड है, मे बी वो ख़तरनाक है, तो ऐसे में सदाकत क्लिनिक या विलिंग वेज किस तरह से उसको घर से यहाँ तक लेके आएगा? देखिए, अगर तो वो आर्म्ड है तो फिर तो बड़ी सादा सी बात है कि आप 1122 को कॉल करते हैं, उन्हें बताते हैं अपने मरीज़ की कंडीशन क्या है, और 1122 वाले आकर उसे वहाँ से एवैक्यूएट करते हैं। आपका पेशेंट जो है वो पुलिस की कस्टडी में चला जाता है, और इस दौरान आप किसी ट्रीटमेंट सेंटर से रुजू करते हैं और उन्हें बताते हैं कि ये हमारे पेशेंट के हालात हैं, ये हम इसका इलाज करवाना चाहते हैं, और फिर वहाँ से आप जो है वो ट्रीटमेंट सेंटर वाले खुद ही जाके पुलिस की कस्टडी से पेशेंट को लेकर आते हैं। लेकिन अगर वो आर्म नहीं है, नशे कर रहा है, तो आप फिलहाल उसके नशे की मिकदार को फोकस करना छोड़ दें और उसके इलाज के लिए कोई मौलिज ढूंढना शुरू करें, उनसे रब्ता करें, और उनसे आपको सीखना पड़ेगा। जब हम इलाज की बात करते हैं तो इलाज कोई किचन टेबल सोल्यूशन नहीं है कि आपको पता है कि मैं कितनी हल्दी डालूंगी और कितना लीमू छिड़कूंगी तो ये मसला हल हो जाएगा। इलाज जो है वो कोई मौलिज ही आपको बता सकता है। जब हमें कोई हार्ट अटैक होता है तो हम घर पे मरीज के लिए कोई बंदोबस्त नहीं करते, बल्कि फ़ौरन उसे हॉस्पिटलाइज करवाते हैं ताकि मौलिज उसे उसका इलाज कर सके। सो इलाज आपको सीखना पड़ेगा। एक वक्त आएगा सीखने के बाद जब आप इस काबिल हो जाएंगे कि कुछ मसाइल आप निपटना सीख लेंगे, लेकिन फिर भी मौलिज की रहनुमाई जो है वो आपको हर मरहले पे दरकार होगी। आज के प्रोग्राम का लास्ट सवाल आप सबसे, मैं बार बार कहता हूँ लास्ट पे मुझे कोई सवाल याद आ जाता है, और वो ये है कि आपने फरमाया कि ये एक देर पा इलाज से गुजरना पड़ता है, इसके मराहिल हैं। सदाकत क्लिनिक या विलिंग वेज फॉर दैट मैटर क्या इस बात को फ़रोग देता है कि कोल्ड टर्की कराया जाए? कोल्ड टर्की की इस्तेलाह भी बता दीजिएगा, या डिटॉक्स यानी कि उसके बदन से जो भी उसकी ड्रग ऑफ चॉइस है उसको खारिज करना, और जो दिमाग उसका हाईजैक हुआ उस ड्रग या उसके पीछे, उससे उसको डिटॉक्स करना, आज़ाद करना, उसको जहरीले मादों से पाक करना, ये जो एक अमल है जो कितनी देर का अमल है, और फिर उसके बाद साइकोथेरेपी का अमल जो उसको सही रास्तों पर गामजन करे, इसके लिए किस तरह से अच्छे तरीके से बग़ैर फ़िज़िकल जो प्रॉब्लम्स होती हैं जब ड्रग छूट जाती है, उससे सदाकत क्लिनिक या विलिंग वेज कैसे नबर्द आज़मा होता है मरीज़ की ज़िंदगी में खूबसूरती पैदा करता है? देखिए, कोल्ड टर्की का जो मेथड है ये एक देसी तरीका है नशा छोड़ने का, और बहुत सारे पेशेंट इसको लाइफ में कई टाइम यूज़ करके नशा कुछ दिनों के लिए छोड़ते हैं, और जब तकलीफ़ें ख़त्म हो जाती हैं और उसके बाद क्रेविंग्स का सिलसिला शुरू होता है तो वो दोबारा से नशे की तरफ रुजू करने की तरफ जाते हैं। पाकिस्तान में बहुत सारे रीहैब सेंटर्स ऐसे हैं जो कि कोल्ड टर्की के मेथड के ऊपर ही गुजरते हुए मरीज़ से नशा छुड़वाते हैं, और उनका कॉन्सेप्ट ये है कि अगर दवाइयाँ दी जाएंगी तो मरीज़ नशा छोड़ने के बाद उन दवाइयों के डिपेंडेंट ना हो जाएं, जबकि मेडिकल साइंस ये बताती है कि डिटॉक्स जो है ये एक काफ़ी क्रिटिकल प्रोसीजर है। ये हमेशा अंडर द सुपरविजन ऑफ सम एक्सपर्ट जो कि डॉक्टर, मेडिकल डॉक्टर हो, उसकी ज़ेरे निगरानी होना चाहिए, क्योंकि अगर विड्रॉल को सही तरीके से मैनेज ना किया जाए तो मरीज़ की डेथ भी इसमें हो सकती है। सो इट इज़ दैट क्रिटिकल। मैं अक्सर फैमिलीज़ को कहती हूँ कि ये आपके मरीज़ का नशा करना या ना करने का मामला नहीं है, ये उसकी ज़िंदगी और मौत का मामला है। सो आप अगर उसकी ज़िंदगी बचाना चाहते हैं तो फिर आपको थोड़ी जद्दोजहद करना पड़ेगी, जिसके एंड नतीजे के तौर पर आप इसकी ज़िंदगी को बचा लेंगे। लेकिन अगर आपका ख्याल है कि चंद दिन ये नशा छोड़ दे तो ये बिल्कुल ठीक ठाक हो जाएगा और ये नशा फिर खुद ही छोड़े रखेगा, तो ऐसा शायद मुमकिन नहीं है। ये बताइएगा कि हमारे यहाँ पे जो इलाज होता है उसमें मरीज़ को और फैमिली को अलग थलग कर दिया जाता है, और फैमिली जो है उससे बिल्कुल नहीं मिल सकती, और जो मरीज़ होता है क्योंकि वो हड़बोंग मचाता है तो उसको बांध दिया जाता है, उसको चेन कर दिया जाता है, उसको स्ट्रेट जैकेट पर पहना दी जाती है, या उसको फैमिली से आते ही, जैसे वो आज अगर एडमिट हुआ है, इंडोर में आया है, तो क्या अगले दिन फैमिली उससे मिल सकती है? आज छोड़ के गई है तो क्या अगले दिन ही मिल सकती है, या उसको फैमिली से बिल्कुल दूर कर दिया जाए और मुलाकातें ख़त्म कर दी जाए? अच्छा, विलिंग वेज में हम जो तरीका इलाज को अपनाते हैं तो हम सदाकत क्लिनिक में भी, तो ये लेटेस्ट जो बाहर अमेरिका में रिसर्चेस के बाद चीज़ें आ रही होती हैं, क्योंकि हम लोग भी ट्रेनिंग्स के अंदर रहते हैं,
किताबों को पढ़ते रहते हैं तो लेटेस्ट चीज़ों को हम अप्लाई करते रहते हैं और हम हमेशा अपने इलाज को इम्प्रोवाइज़ करते रहते हैं। हर साल इलाज में कुछ नई तब्दीलियाँ लाई जाती हैं जो कि बैनुल-अक़वामी मियार के मुताबिक होती हैं ताकि मरीज़ों की ज़िंदगी में और उनके अहले खाना की ज़िंदगी में ज़्यादा आसानी पैदा की जा सके। यहाँ पर फैमिली और पेशेंट जो है उनकी वेरी नेक्स्ट डे विद इन 24 आवर्स जो है वो पहली मुलाकात करवाई जाती है और ये पहली मुलाकात 100th डे तक जारी रहती है, जिसमें इलाज के मुख्तलिफ मराहल हैं, जिसमें पहले टच एंड गोज़ हैं, फिर इंटरवेंशन का मरहला आता है, उसके बाद सुपरवाइज मीटिंग होती हैं जिसमें काउंसलर भी मौजूद होता है, फिर अनसुपरवाइज मीटिंग होती हैं जिसमें फैमिली और पेशेंट आपस में अपने मामलात को डील करते हैं और काउंसलर वहाँ पे मौजूद नहीं होते। फिर उसके बाद फ्री फ्लोट्स होते हैं। फ्री फ्लोट से मुराद है कि पेशेंट जो है वो इलाज के दौरान ही कुछ देर के लिए अपने अहले खाना के साथ बाहर भी चला जाता है 2-4 घंटे के लिए और फिर वापस आ जाता है और आहिस्ता आहिस्ता ये मीटिंग्स जो हैं ये एक्सटेंड की जाती हैं अप टू 8 to 10 आवर्स और फिर जाकर कोई मरहला ऐसा आता है जिसमें कुछ नाइट आउट्स के लिए भी पेशेंट को भेजा जाता है, यानी पेशेंट इलाज के अंदर है लेकिन रात वो अपने घर के अंदर गुजार रहा है और सुबह आके वो सारा दिन इलाज में शामिल रहता है और यही करते करते एक दिन पेशेंट को फिर डिस्चार्ज भी कर दिया जाता है, जिसके बाद पेशेंट जो है वो फॉलो अप प्रोग्राम्स जिसको हम आउटडोर ट्रीटमेंट कंसीडर करते हैं वो उसमें आना शुरू करता है और ग्रेजुअली ये आउटडोर प्रोग्राम जो है उसकी प्रोग्रेस को देखते हुए मॉलेज डिसाइड करेगा कि ये कैसे कैसे फेड अवे करना है ताकि वो अपनी नॉर्मल ज़िंदगी में ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाए और इलाज के साथ उसका ताल्लुक जो है वो ग्रेजुअली कम होना शुरू हो जाए। सो ये तरीका इलाज जो है हम यहाँ पे आपकी इजाज़त से इसमें यह भी ऐड करूँगा कि हमारे मरीज़ हड़बोंग नहीं मचाते, हमारे मरीज़ फसाद नहीं करते, क्योंकि वो पहले भी जो कुछ कर रहे होते हैं वो अपनी नशे की बीमारी के ज़ेरे असर कर रहे होते हैं। जब इलाज में आने के बाद उन्हें सही दवाई और सही ट्रीटमेंट और सही सलूक दिया जाता है तो फिर वो हमारे दरमियान इस तरह से चलते फिरते हैं कि अगर कोई बाहर से आके हमारी क्लिनिक को जब विज़िट करता है, जैसे किसी एडमिट होने वाले पेशेंट की जिसने हफ्ते बाद एडमिट होना है, उसके घर वाले कहते हैं कि जी हमें क्लिनिक दिखाइए और हम विज़िट कराते हैं, तो विजुअली ये फ़ैसला करना मुश्किल होता है कि इनमें से मरीज़ कौन है और स्टाफ कौन है। तो मैं आपकी तवज्जो इस तरफ भी जो है मबजूल करा रहा हूँ कि इलाज को लाहौर में या पाकिस्तान में ईजाद करने की कोशिशें जो हैं वो बिल्कुल गलत कोशिशें हैं। अगर दिल की बीमारी का इलाज बैनुल-अक़वामी तौर पर तस्लीम शुदा होता है और रहनुमा इदारों की तरफ से पूरी दुनिया में रेडिएट करता है तो नशे की बीमारी का इलाज भी ऐसे ही है। इसमें मरीज़ को मारना या उसे चेन करना या उससे वादे लेना या उससे कस्में लेना या उसकी बातों को मानना, उसे नई गाड़ी ले देना, ये सारी चीज़ें वो मामलात हैं जिससे कभी नतीजा नहीं निकलता। उल्टा फैमिली की हिम्मत टूटती है, उन्हें लगता है कि इसका कुछ नहीं किया जा सकता और मरीज़ को मज़ीद शय से शय मिलती है, बीमारी बढ़ती चली जाती है। तो इलाज दरअसल किसी ट्राइड एंड टेस्टेड क्लिनिकली साउंड और रहनुमा इदारों की तरफ से आने वाली गाइडलाइंस के ज़रिए असर किया जाता है, ये हर शख्स ईजाद नहीं करता। और इसीलिए मैं आपको ये भी जो है बतला दूँ कि हमारे पास जब शुरू में क्लाइंट्स तशरीफ़ लाते हैं तो वो इस तरह के सवाल भी करते हैं कि क्या आप अपने मरीज़ों को नमाज़ पढ़ाते हैं, क्या आप उन्हें अखलाकियात पर लेक्चर देते हैं या उन्हें मारते तो नहीं है। तो ऐसा कुछ भी री इन्वेंट नहीं किया जाता। इलाज बैनुल-अक़वामी तौर पर तस्लीम शुदा और किसी अच्छे ट्रीटमेंट मॉडल जो कि ट्राइड एंड टेस्टेड है उसी के ज़रिए असर किया जाता है। बहुत शुक्रिया आपका। और अगर कोई जो पहले से नमाज़ पढ़ रहा है वो नमाज़ पढ़ता रहता है और ये सही बात है। मैं सामना नमाज just last one why 100 days? भाई कोई हो सकता है उसकी चॉइस है, वो आया है यहाँ पे और वो कहे जी मुझे आपने बस 20 दिन में भला चंगा फिट करके लेपा पोती करके मेकअप शेकअप करके बेहतरीन ऐसे मेरी स्ट्रेंथ सही करके और मुझे आपने 20 दिन। कोई आता है वो कहता है नहीं जी मेरा 36 दिन के बाद मैंने कनाडा जाना है तो आप 36 दिन में इलाज कर दीजिए। वाई 100 डेज़? 100 डेज़ भी ये जो इंडोर ट्रीटमेंट है वो भी 25% है इलाज का हिस्सा, यानी बाकी जो 75% है वो अभी इलाज चलेगा। ये जो इसको पेशेंट्स 100 डेज़ को भी बहुत ज़्यादा कहते हैं, लेकिन अगर हम पेशेंट्स की ड्रग एडिक्शन की डिजीज़ के कॉन्सेप्ट को समझें तो उससे अंदाज़ा होता है कि पेशेंट की जो इनिशियल ब्रेन की रिकवरी होती है और डिटॉक्सिफिकेशन का प्रोसेस होता है और उसके बाद कुछ बुनियादी
मालूमात है जो उनको देनी होती हैं, कुछ मैनेजमेंट स्किल्स जो सिखानी होती है, उसके लिए मिनिमम जो टाइम पीरियड है वो 100 डेज़ है, और बाकी जो 75% इलाज है वो तो अभी भी चलेगा। मैं इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करना चाहूँगी कि जैसे नदीम नूर साहब अभी बात कर रहे थे कि कोई गाइडलाइंस हैं जो कि एक्सपर्ट्स ने टेस्ट करने के बाद तय कर दी हैं, तो आप उसी को ही फॉलो करेंगे। सो इंटरनेशनली 90 डेज़ का ट्रीटमेंट जो है वो इंडोर रिकमेंडेड है, बट जब हम अमेरिका की बात करते हैं तो इंडोर में डिटॉक्स वो शामिल नहीं करते, क्योंकि अमेरिका में अंडर वन एम्ब्रेला हर चीज़ प्रोवाइड नहीं की जाती। डिटॉक्स के लिए वो किसी और जगह हॉस्पिटल में जाएंगे, इसके अलावा अगर उन्होंने रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम में जाना है तो वो सेपरेटली जाएंगे। सो हम यहाँ पे 100 डेज़ इसलिए रिकमेंड करते हैं बिकॉज हमें डिटॉक्स और रिहेबिलिटेशन दोनों को कंबाइन करना। 10 डेज़ उसके हैं डिटॉक्स के, और उसके बाद पेशेंट की रिहेबिलिटेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है, जिसमें उसे बहुत सारी एजुकेशन सिखाई जाती है, साइको एजुकेशन जिसको हम कहते हैं, थेरेपीज़ उसकी हो रही होती हैं, 1-to-1 सेशंस चल रहे होते हैं, और उसकी जो एजुकेशन का प्रोसेस है और डिफेंसेस को मैनेज करने का प्रोसेस है वो चल रहा होता है। तो सारा फोकस जो है वो पेशेंट जब इंडोर आ जाता है तो पेशेंट पे होता है, उसकी फैमिली को तो नहीं प्रॉब्लम? पेशेंट और उसकी फैमिली दोनों को जितना फोकस पेशेंट पे किया जाता है उससे डबल फैमिली को फोकस किया जाता है, क्योंकि वो तो नहीं कर रहे। फैमिली वो लोग हैं जिन्होंने घर पे जाके पेशेंट को मैनेज करना है। फैमिलीज अक्सर ये सोचती हैं, जब भी वो कोई बात, पेशेंट हमारे पास इंडोर होता है या आउटडोर भी हो, तो वो कहती है आप इसको कह दें, आप इसको कहेंगे तो ये सुन लेगा, हमारी ये नहीं सुनेगा। तो हम इन 100 डेज के अंदर उन्हें टाइम एंड अगेन बताते हैं कि जब आपकी बात ये मानने लगेगा, आपकी बात सुनने लगेगा, तो आप समझ लें कि अब ये एक सेफ जोन के अंदर जा रहा है। सो इन 100 डेज के अंदर फैमिली को वेल इक्विप्ड करना, बीमारी के हवाले से फैमिली के जो नेगेटिव या सिक रवैये हैं उन्हें मैनेज करने की तरफ जाना, फैमिली को असर्टिव बनाना, फैमिली को कम्युनिकेशन सिखाना, ताकि वो अपने मरीज़ के साथ अच्छे अंदाज से मुश्किल मौजू पे बातचीत करने के काबिल हो सकें, मरीज़ के इलाज के मुख्तलिफ मराहिल को जान सकें, और फैमिली सपोर्ट जो प्रोवाइड कर सकती है अपने पेशेंट की रिकवरी में वो प्रोवाइड करने के काबिल हो सके। और सबसे इम्पॉर्टेंट, घर जाकर उस पेशेंट को जो कि प्रोफेशनल्स की निगरानी में रहा है उसको अच्छे तरीके से इलाज के अगले मराहल में शामिल रखें। थैंक यू वेरी मच। मैं सर एक चीज़ यहाँ पर ऐड करना चाहूँगी कि फैमिली का रोल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसे मैम ने कहा कि डबल हम फैमिली के ऊपर काम करते हैं इन 100 दिनों में, जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली है, जो कि 90 डेज़ या 100 डेज़, उसमें मरीज़ और फैमिली को ये बताना, यानी एक डिफरेंस क्रिएट करना हम सिखा रहे होते हैं कि वो और उनकी डिज़ीज़ ज़रा अलग अलग चीज़ें हैं। जब फैमिली इस बात को समझ लेती है तो वो रिस्पेक्ट से डील करना शुरू करती है, और पेशेंट भी अपनी डिज़ीज़ को और डिजीज्ड सेल्फ और अपनी जो एक ओरिजिनल सेल्फ है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस समझना शुरू कर देते हैं। आप यूँ जान लें कि फैमिली मेंबर्स जो हैं ये मेक शिफ्ट काउंसलर्स हमने कन्वर्ट करने होते हैं, तभी पेशेंट की जो रिकवरी है वो बेहतर अंदाज से आगे पॉसिबल हो सके। और इसी के लिए टर्म थेरेप्यूटिक फैमिली भी, यस, थेरेप्यूटिक पेशेंट सेफ फैमिली भी ये टर्म यूज़ की जाती है। आप सबको बहुत शुक्रिया। मैडम उज़्मा सदाकत हमारी इंटरनेशनली ट्रेंड इंटरवेंशनिस्ट हैं, यानी जो मुदाखलत बराए इस्लाह करती हैं। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ मिस शुमाइला बतूल आपका, नदीम नूर साहब, और इधर मिसामना नवाज़ और आमिर हाशिम, और हमारे जो गुलकार हैं, म्यूज़िशियन हैं, उनका भी बहुत शुक्रिया। ख़वातीन हज़रात, आज के प्रोग्राम में आप लोगों की हमारे साथ जो आप रहे और जो आपने नॉलेज हासिल किया, ये किसी और की बात नहीं है, ये हमारे ही मुआशरे में, हमारे ही इर्द गिर्द फैले हुए लोगों की दास्तानें हैं, और कभी उसमें कर्ब होता है, कभी उसमें तकलीफ़ होती है, और वो जुड़ जाती है हमारे ज़हनी अमराज से, और जहन जो है वो बनता है दिमाग से, और दिमाग जिस्म का हिस्सा है। तो अगर हमें जिस्म का ख़्याल रखना है, जान का ख़्याल रखना है, तो हमें इसमें जो नशे का एलिमेंट है जो फैल रहा है रगो पै में मुआशरे की एक नासूर की तरह, उसका हमें ख़्याल रखना है और इसकी नब्ज़ों पे हाथ रखना है, ताकि हम बचा सकें अपने ही प्यारों को और वो कहीं इस दलदल में फंस न जाएं। इसके लिए जैसा कि मैंने आपसे अर्ज़ किया, हमारा इदारा यानी कि विलिंग वेज़ और सदाकत क्लिनिक आप लोगों की रहनुमाई के लिए, ये प्रोग्राम्स अवेयरनेस के लिए और इलाज के लिए, और इलाज के मुख्तलिफ़ मराहिल के लिए, चाहे वो इंडोर हो चाहे वो आउटडोर हो, आपकी खिदमत में हाजिर है। आप हमसे रब्ता कर सकते हैं किसी भी बाबत,
कोई भी सवाल आपके जहन में हो, वी आर हियर टू सर्व यू। टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ अंटिल वी मीट अगेन। अल्लाह हाफिज़।